हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग कवर कर रहे थे प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी के साथ तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आप देखोगे ग्लैंस एकेडमी यूट्यूब चैनल के द्वारा एक नया इनिशिएटिव चलाया गया था, जिसमें ये हुआ था कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस, आरओआरओ और अदर स्टेट एग्जाम जैसे आपके बीपीएससी हो गया, उत्तराखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, झारखंड पीसीएस, इन सभी के लिए जो मेंस अप्रोच होनी चाहिए, जो मेंस की नॉलेज होनी चाहिए, उस मेंस के बेस्ड पे यहाँ पर एक सीरीज चलाई गई जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी की ऑलरेडी 5 क्लासेस हो चुकी हैं और कल हमारी इकोनॉमिक्स की पहली क्लास आई थी और उसी कड़ी में आज हम इकोनॉमिक्स की सेकंड लेक्चर को कवर करेंगे। किसको कवर करेंगे? इकोनॉमिक्स के सेकंड लेक्चर को कवर किया जाएगा। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो मेंस के नोट्स हैं ये पूरी तरीके से हैंडरेटेड नोट्स हैं, जिसमें 2022-23 में जो लोग सेलेक्ट हुए हैं कुछ लोग, उनके नोट्स भी इसमें कंपाइल किए गए। साथ में कुछ बेहतर कोचिंग संस्थानों के भी कुछ नोट्स को कंपाइल किया गया है और साथ में मेरे भी जो मेंस के हैंडरेटेड नोट्स हैं इनको कंपाइल किया गया है। और ये एक तरीके से नोट्स हैं, मैं पहले ही बता दूं, ये एक हैंडरेटेड नोट्स है जहां से आपकी एक बेसिक और फाउंडेशन और साथ में आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, जिससे आप प्रीवियस ईयर पेपर को जब देखोगे तो मेंस ओरिएंटेड जो अप्रोच होनी चाहिए वो आपकी डेवलप हो सकेगी। और इसके बाद जो लगभग 4 से 5 महीने का पूरा ये कोर्स चलेगा, जिसमें आपकी इकोनॉमिक्स होगी, ज्योग्राफी होगी, साइंस होगी और हिस्ट्री होगी, सोसाइटी होगी और डिजास्टर मैनेजमेंट होगा, इंटरनल सिक्योरिटी होगा। तो ये सभी जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। और इसके बाद में यूपी स्पेशल पे जो पेपर नंबर 5 और 6 है उसके भी नोट्स तैयार कर रहा हूँ, कंपाइल कर रहा हूँ, ताकि वो भी लास्ट अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं उसकी भी क्लासेस चलाऊंगा। ये लगभग 5 to 6 मंथ का पूरा कोर्स रहेगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। पूरी तरीके से आप प्लेलिस्ट में वॉच आउट कर सकते हैं। और इसके बाद मैं मॉडल आंसर कराऊंगा हर एक सब्जेक्ट या हर एक पेपर के बेस पे, लगभग 40 से 50 मॉडल आंसर कराऊंगा, जिससे आपकी पूरी तैयारी कंप्लीटली हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको लगातार मेरे साथ 4 से 5 महीने तक बने रहना होगा। अगर आप 2025 में एग्जाम दे रहे हो यूपीएससी का, या फिर 2024 में दे रहे हो यूपीएससी, यूपीपीसीएस या जो भी, तो 24, 25, 26 आगे जितने भी पेपर दोगे उसके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। इसके लिए क्लास तो फ्री है, लेकिन अगर आप इस तरीके की पीडीएफ को परचेस करना चाहते हो जो पूरी तरीके से हैंड रिटन रहेगी, सारी चीजें इसमें कंपाइल की गई हैं, तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पे हमारे मैसेज करना होगा। वहां पे हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। हालांकि व्हाट्सएप नंबर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया, लेकिन मैं आपको डिस्प्ले पर भी लिख देता हूं। ये नंबर आप देख रहे हो, इस पे केवल और आप व्हाट्सएप करोगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा और वहां से सभी प्रकार के नोट्स की जानकारी आपको मिल जाएगी, जहां से आप पीडीएफ को परचेस कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है वीडियो के नीचे, उसे भी ज्वाइन कर लेना, वो भी बहुत हेल्पफुल रहता है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है और टर्सरी सेक्टर क्या होता है। तो जैसे तृतीयक सेक्टर को मैंने बताया कि सर्विस सेक्टर इंक्लूड होती है, सेकेंडरी में मैंने इंडस्ट्री को बताया था, प्राइमरी मैंने एग्रीकल्चर एक्टिविटी को बताया, माइनिंग को बताया, मत्स्य पालन को बताया, ये सारी चीजें। इसमें मैंने लास्ट क्लास में आपको स्टॉप किया था आय का चक्रीय प्रवाह। अब यहां पर आपको समझ, पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि उत्पादन के जो 4 कारक मैंने बताए थे याद होने चाहिए। पहला कारक क्या मैंने बताया था? भूमि, जिसको क्या मिलता है? किराया या लगान मिलता है। दूसरा क्या था? श्रम, श्रम को क्या मिलता है? पारिश्रमिक, यानी कि सैलरी या वेतन, जो कि एक शारीरिक श्रम होता है और एक बौद्धिक श्रम होता है। तीसरा आपको मैंने क्या बताया था? पूंजी, पूंजी में आपका मनी भी होता है और टेक्नोलॉजी भी होता है, जिसको क्या मिलता है? रिटर्न, प्रॉफिट मिलता है। और उसके बाद आप देखोगे पूंजी के बाद नेक्स्ट आपको आता है उद्यमशीलता, जिसको हम लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, जहां पर आपको क्या मिलेगा? जहां पर आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, लाभ मिलेगा, हालांकि पूंजी में ब्याज मिलता है। ठीक, तो ये सारी चीज रिटर्न मिलती है। और ये क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि पूरी इकोनॉमी इन्हीं 4 सेक्टर के इर्द गिर्द घूमती रहती है, पूरी इन्हीं 4 सेक्टर के इर्द गिर्द घूमेगी। तो अब इसी में मैं आय का चक्रीय प्रवाह बता रहा हूं। आय का मतलब क्या होता है? इनकम। अभी मैंने 4 फैक्टर बताए, जिसमें एक मैंने बताया भूमि, ठीक है, एक बताया श्रम, एक बताया मैंने पूंजी और एक बताया मैंने उद्यमशीलता। ये बार बार चारों शब्द आएंगे। इसकी भी कुछ इनकम हुई होगी जिसे हम लोग आय कह सकते हैं, इसकी भी कुछ इनकम होगी जिसे मैं आय कहूंगा, इसकी भी कुछ इनकम होगी जिसे मैं आय कहूंगा और इसकी भी कुछ इनकम होगी जिसे मैं आय कहूंगा। क्योंकि पूरी इकोनॉमिक्स में या पूरे आपके लाइफ में 3 वर्ड ही हमेशा चलते हैं। वो 3 वर्ड कौन से होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट एक तो आपकी इनकम कितनी है, आय की बात करें। दूसरा एक इंपॉर्टेंट शब्द है कि आपका खर्च कितना है। और जब आय और खर्च 2 शब्द हो जाते हैं तो तीसरा एक शब्द आता है आपकी बचत कितनी है। इट मीन्स कि मान लेते हैं कि आपकी 100 रुपए की इनकम है और आपने खर्च कर दिया लगभग 85 रुपए और आपके पास बचा कितना? केवल 15 रुपए बचा। तो यही तो पूरा जीवन होता है ना, आप कितना रुपए कमा रहे हो, कितना खर्च कर रहे हो, कितना बचा रहे हो। इसी 3 चीजों पे ही पूरा आपका जीवन होता है और इसी 3 चीजों पे ही आपकी पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। तो हम यहाँ पर आय की बात कर रहे हैं।
मैंने लास्ट लेक्चर में पहले ही बताया था दोस्तों कि जिसको इकोनॉमिक्स का कुछ भी नहीं आता ना, जिसका बैकग्राउंड भी इकोनॉमिक्स नहीं है, ज्योग्राफी नहीं है, साइंस नहीं है, हिस्ट्री नहीं है, वो सारी चीजों को मैं इतने बेहतरीन तरीके से सिखा दूंगा, आपको गारंटी दे रहा हूं कि इसके बाद इकोनॉमिक्स या साइंस या ज्योग्राफी या हिस्ट्री, इसका बिल्कुल डर खत्म हो जाएगा आपको कि कैसे लिखना है, कैसे अप्रोच होनी चाहिए, वो सारी चीजें आप यहाँ पे सीख पाओगे। और इकोनॉमिक्स तो ये टोटल जो आपके सामने मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये टोटल 304 पेजेस में है, जिसमें क्या है, प्रीलिम्स मेंस सारी चीजें मॉडल आंसर के साथ इंक्लूड है। इसमें कुछ मॉडल आंसर भी मैंने इंक्लूड किया है, तो ये तो सबसे बेस्ट हो जाएगा, इसके लिए कोई बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी अलग से। चलिए आते हैं, अब हम देखते हैं आय के चक्रीय प्रवाह की बात करें तो 3 प्रकार की आर्थिक संस्थाएं आती हैं। जब हम आय का चक्रीय प्रवाह पढ़ते हैं तो इसमें 3 प्रकार की आर्थिक संस्थाएं आती है। एक होती है फर्म, एक होती है परिवार और एक होती है सरकार। गवर्नमेंट क्यों होती है? गवर्नमेंट भी आपके व्यवहार को रेगुलेट करने के लिए होती है। अब यहां पर आपको समझना होगा, जैसे यहां पे आप एक डायग्राम देख रहे होगे आय का चक्रीय प्रवाह। फर्म क्या होती है? फर्म मान लो एक कंपनी होती है, कोई इंडस्ट्री होती है, ठीक है। वो क्या करेगी? वो पैसा कमाने के लिए क्या करती है? प्रोडक्शन करती है ना। जैसे आपको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, या कोई मोबाइल चाहिए, गैजेट चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, लैपटॉप वगैरह जो भी आपको चाहिए, जूते चप्पल कुछ भी, तो उसका कहीं ना कहीं उत्पादन हो रहा होगा, फर्म हो रहा होगा, ठीक है। और इस उत्पादन को करने के लिए फर्म के द्वारा क्या लगाया था? कंपनी के द्वारा क्या किया जाएगा? इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, और इन्वेस्टमेंट के रूप में वो व्यय करेगी। ध्यान देना, इन्वेस्टमेंट के रूप में व्यय करेगी। और आप क्या हो? आप परिवार हो, यानी कि हाउस होल्ड हो, अर्थात आप श्रम के स्वामी हो। आपके पास 2 प्रकार का श्रम है। आप या तो शारीरिक श्रम कर सकते हो या फिर बौद्धिक श्रम कर सकते हो। मैंने कल बताया भी था कि बौद्धिक श्रम में खासकर प्रोफेसर्स हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, टीचर हो गए, जो अपने दिमाग के बल पर जो है कि समाज को एक नई दिशा देते हैं, समाज को एक नया ज्ञान देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मनरेगा श्रमिक हो गए, रिक्शा चालक हो गए, या दिहाड़ी मजदूर हो गए। ये लोग श्रमिक होते हैं जो शारीरिक बल से जो है कि पैसा कमाते हैं, शारीरिक श्रम से। और इनको बदले में क्या मिलता है? पारिश्रमिक मिलता है, वेतन मिलता है। किसी को रोज का वेतन मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं मजदूरी, दिहाड़ी, जो एक दिन काम किया, एक दिन पैसा मिल गया, अगले दिन नहीं किया, कोई पैसा नहीं मिला। लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर होते हैं जो मंथली इनकम करते हैं, जिनको एक महीने की 30-40 हजार, 50 हजार, 1 लाख रुपया मिलती है, उसमें एक आध दिन अगर उन्होंने छुट्टी भी ले ली, काम नहीं किया, फिर भी उनको सैलरी मिलती है, रेगुलर बेस्ड होता है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट सेक्टर आता है, वो होती है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या होती है? पता चले कि आपस में इंडस्ट्री और हाउस होल्ड ये आपस में कहीं टकरा ना जाए, क्योंकि उस हाउस जो फर्म है, इंडस्ट्री है, उसमें उत्पादन करने के लिए कोई भगवान नहीं आएंगे, बल्कि श्रमिक आएंगे। और श्रमिक ही जो है कि उत्पादन कर रहा होता है, तो श्रमिक कहीं कंपनी को ना हड़प ले और कंपनी कहीं श्रमिकों का शोषण ना कर दे। इन दोनों चीजों के व्यवहार को रेगुलेट करने के लिए, नियमन करने के लिए एक सरकार की या गवर्नमेंट बॉडी की जरूरत पड़ती है, जो आवश्यकता पड़ने पर उसमें सुधार भी करे, आवश्यकता पड़ने पर उसमें दंड भी दे। तो ये होते हैं आपका आय का चक्रीय प्रवाह। अब यहां पर हम देखेंगे 2-3 प्रकार के प्रवाह देखने को मिलते हैं, जिसमें मैं बताऊं आपको कि द्विचक्रीय प्रवाह क्या होता है, त्रिचक्रीय प्रवाह क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स में आपने 3 प्रकार के प्रवाह पढ़े होंगे। एक होता है द्विचक्रीय प्रवाह, द्विचक्रीय प्रवाह होता है। और दूसरे की अगर हम बात करें द्विचक्रीय प्रवाह के बाद, एक होता है त्रिचक्रीय प्रवाह, एक होता है 4 चक्रीय प्रवाह, जिसमें 4 चक्र होते हैं। अब चक्र का मतलब क्या होता है? यहाँ पे घटक की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? घटकों की बात की जा रही है। जैसे अगर मैं कहूं कि मान लेते हैं कि एक फर्म है, ठीक है, एक कंपनी है, मान लेते हैं इस कंपनी का नाम मैंने जियो कर दिया, ठीक है, जियो कर दिया। क्या रखा मैंने इस कंपनी का नाम? चलिए मैं इस कंपनी का नाम टाटा कर देता हूं, ठीक है। टाटा इंडस्ट्री है, रतन टाटा जी की, ठीक है, ये टाटा इंडस्ट्री है। अब इसमें ये क्या करेगी? ध्यान देना, समझना मेरी बात को, ठीक है। और दूसरी तरफ आप देखोगे एक परिवार हो, यानी एक व्यक्ति हो, हाउस होल्ड कहा जाता है इकोनॉमिक्स में, एक एक व्यक्ति को यूनिट मान के या हाउस होल्ड कह दिया जाता है, परिवार, जो कि श्रम के स्वामी होते हैं। अब ध्यान देना कि आपको रोजगार चाहिए था, टाटा कंपनी में आपको रोजगार मिल गया, तो आपने टाटा कंपनी को क्या दिया? आपने टाटा कंपनी को अपना श्रम दे दिया, यानी अपनी सेवा दे दी। चाहे आपने शारीरिक रूप से श्रम दिया या फिर आपने मानसिक रूप से दिया। आप सीईओ की पोस्ट पे, मैनेजर की पोस्ट पे हैं, एक अच्छी पोस्ट पे, जहां पे आप कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को संभालते हैं, कोई डायरेक्शन देते हो, जिससे आप कंपनी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हो। या फिर हो सकता है आप असेंबल करने वाले पार्ट में सर्विस कर रहे हो, जहां पे आप शारीरिक श्रम कर रहे हो, गाड़ियों के पार्ट को असेंबल कर रहे हो, ये सारी चीजें कर रहे हो, मीटिंग्स में बैठ नहीं रहो बल्कि असेंबल कर रहे हो। आपने श्रम दिया, बदले में आपको क्या चाहिए? आप कहोगे सर मैंने अपनी मेहनत का पैसा चाहिए, मेहनताना मजदूरी चाहिए। तो कंपनी ने क्या कर दिया? कंपनी ने आपको सैलरी दे दी, जो आपकी क्या होगी? आय होगी। ध्यान देना, आय होगी। आपने भाई 8 घंटे काम किया कंपनी में, टाटा कंपनी में, और टाटा कंपनी ने बदले में आपको एक दिन की मजदूरी 500 रुपए दे दी। क्या दे दी? 500 रुपए दे दी। ध्यान देना कि आपके लिए तो आय हो गई, लेकिन फर्म के लिए क्या होगा? ये व्यय होगा। लेकिन कैसा व्यय होगा? इन्वेस्टमेंट व्यय। आप कहोगे सर ये कैसा व्यय है, इसमें तो कोई फायदा हो नहीं रहा है, इन्वेस्टमेंट व्यय कैसे होगा?
मैं समझाता हूँ। आप कंपनी में जब गए तो आपने कंपनी में कुछ ना कुछ प्रोडक्शन किया होगा ना। आप कंपनी का मुंह तो देखने गए नहीं थे, रतन टाटा का चेहरा तो देखने गए नहीं। वहां पे आप गए होंगे, आपने कुछ मैनेजमेंट संभाला होगा, या आपने कोई गाड़ी वगैरह बनाई होगी, आपने टाटा का कोई प्रोडक्ट तैयार किया होगा। तो इट मीन्स कि आपने कोई ना कोई वस्तुओं का उत्पादन किया। वस्तुओं का उत्पादन कहां से हुआ? फर्म से हुआ। और इन वस्तुओं का उत्पादन रतन टाटा जी अपने पूरे जीवन काल में अकेले नहीं करेंगे, बल्कि आप जैसे लोग ही पूरे जीवन काल में यूज करोगे, क्योंकि आपने एक तरफ कंपनी में सर्विस दी, और हो सकता है आप टाटा प्रोडक्ट ना यूज करो, कोई दूसरा प्रोडक्ट यूज करोगे, लेकिन असल में आप उपभोग तो करोगे ना, उपभोग करोगे। और इसके लिए आप जो पैसा खर्च करोगे वो आपका हो गया उपभोग व्यय, लेकिन वो पैसा जाएगा कंपनी के पास और कंपनी की ये आय बनेगी। तो दोनों में क्या अंतर समझ में आया कि आपने श्रम दिया कंपनी को, बदले में आपको इनकम मिल गई 500 रुपए। अब कंपनी का तो वो हो गया व्यय, क्योंकि कंपनी ने आपको 500 रुपए दे दिया, वो हो गया व्यय, निवेश व्यय। लेकिन बदले में आपने जो प्रोडक्शन तैयार किया उसको आप खरीदने के लिए, उपभोग करने के लिए व्यय करोगे, जो कि कंपनी की इनकम बन जाएगी। यहां पे ये रिलेशन समझ में आ गया। अब यहां पर आप समझो कि प्रत्येक जगह एक वित्तीय संस्था जरूर रहेगी, एक कॉमन रहेगी, ये कॉमन रहेगी, इसका होना जरूरी है, नहीं तो आर्थिक व्यवस्था जो होती है, अर्थव्यवस्था किसी भी देश की खराब हो सकती है। अब यहां पे क्या होगा कि आप देखोगे कि भाई 500 रुपए में से आपने 300 रुपए खर्च कर दिए। मैंने अभी बताया था कि आय, व्यय और बचत, अर्थात आपकी इनकम कितनी, आपका खर्च कितना और आपकी बचत कितनी, और आपके पास बच गए 200 रुपए। आपने क्या किया कि आप बैंक के पास गए, वित्तीय संस्था के पास, आपने कहा सर मेरे पास 200 रुपए बचे, आप इसे बैंक में डाल दो ताकि ये मेरे काम आ जाए भविष्य में। क्यों? भविष्य में क्या करोगे, आपको जरूरत पड़ने पे आप लोन भी ले सकते हो। इसके लिए बैंक क्या कहता है कि भाई आपका खाता होना चाहिए बैंक में, आपकी आईडी प्रूफ होनी चाहिए, आप कुछ पैसे इन्वेस्ट भी कर रहे हो, तो इसके बदले आप बैंक से क्या कर लोगे, ऋण भी ले लोगे। इसी तरीके से फर्म की भी कुछ अपनी बचत होगी। मान लीजिए इसने 1000 करोड़ रुपए कमाए, ये तो करोड़ों में कमाएगी ना, ये तो 100-200 रुपए तो कमाएगी नहीं। 1000 करोड़ रुपए कमाया, जिसमें से इसने क्या किया, 600 करोड़ रुपए प्रोडक्शन में दोबारा लगा दिए, इन्वेस्टमेंट कर दिए, लेकिन इसके पास 400 करोड़ रुपए बच गए। इसने क्या किया, 400 करोड़ रुपए क्या किया, वित्तीय संस्था को जमा कर दिया कि सर मुझे जरूरत पड़ेगी तो आप मुझे 1000-2000 करोड़ रुपए लोन दे देना, क्योंकि मैं आपके खाते में तो बचत कर रहा हूं ना, तो इसलिए आवश्यकता पड़ने पर वो ऋण भी ले लेगा। तो इसी को कहा जाता है द्विचक्रीय प्रवाह। द्विचक्र क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें दो फैक्टर आते हैं, एक होता है फर्म और एक होता है परिवार, लेकिन इसमें वित्तीय संस्था कॉमन रहेगी, इसे त्रिचक्रीय नहीं कहा जाएगा। तो यहां तक समझ में आया कि जो भी आपकी इनकम थी उसने कैसे आपने बचत किया, बदले में ऋण मिल गया। जो कंपनी की बचत थी उसे कैसे सेविंग्स में बदला और बदले में उसे भी ऋण मिल रहा था। क्लियर है? अब यहाँ पे त्रिचक्री में क्या होगा, आपका गवर्नमेंट इसमें इंक्लूड हो जाएगा, जहां पे टैक्स की व्यवस्था देखने को मिलेगी। सामान्यतः हर व्यक्ति, भारत का नागरिक हो चाहे किसी भी देश का नागरिक, वो त्रिचक्री प्रवाह से जरूर गुजरता है। क्यों? क्योंकि हर देश में एक गवर्नमेंट होती है जो आपको सर्विस प्रोवाइड कराती है, कल्याणकारी कार्य करती है, बदले में आपसे भी और कंपनी से भी टैक्स लेती है। आपसे टैक्स लेती है डायरेक्ट टैक्स के रूप में, यानी प्रत्यक्ष कर जो आपकी इनकम पर होता है, या फिर जीएसटी भी लेती है इनडायरेक्ट, जो आप प्रोडक्शन यूज करते हो। दूसरा, कंपनी से लेती है वो कॉर्पोरेट टैक्स। कैसा लेती है? कॉर्पोरेट टैक्स या कंपनी टैक्स कह सकते हो, जो उसके प्रॉफिट पर होता है। अब यहां पर फिर वही चीज है, आपको बस एक चीज ऐड करनी, जैसे ये फर्म रहेगी और यहाँ पे परिवार रहेगा, ये वित्तीय संस्था रहेगी। भाई परिवार ने इनकम की 500 रुपए, 300 रुपए खर्च कर दिए, 200 रुपए बच गए, उस 200 रुपए को इसने बचत में यूज कर दिया। कहाँ यूज कर दिया? बचत में यूज कर दिया। और कंपनी ने भी 600 करोड़ रुपए खर्च किए, 400 करोड़ रुपए बचे, इसने यूज कर दिए। लेकिन अब बात आती है कि यहां तक का तो चीजें समझ में आ गई, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी परिवार अर्थात जो श्रमिक है उसका कहीं शोषण ना करे, उससे काम कराते हैं वो 500 रुपए का और देते हैं केवल मजदूरी उसे 400 रुपए, 100 रुपए का शोषण हो रहा है। या काम कराते 500 रुपए का, उसे पैसा देते हैं केवल 200 रुपए का, तो ये भी एक शोषण हो रहा है। या फिर कंपनी जो है कि 1000 करोड़ रुपए कमा रही है, जो भी है, पता चला कि जो श्रमिक है उनके यूनियन ने क्या किया, कंपनी के सीईओ को ही मार दिया और कंपनी को हथिया दिया, जो मार्क्सवादी समाजवाद है, जिसमें कंपनी पर ही अधिकार करने की बात की जाती है। तो ऐसे में सरकार एक ऐसी संस्था के रूप में काम करती है जो कंपनी के हितों को भी बचाएगी और परिवार अर्थात श्रमिकों के हितों की भी देखरेख करेगी। अर्थात क्या करेगी, ये आपके ऊपर कुछ व्यय भी करती है कल्याणकारी कार्यों के लिए, जैसे आपको सुरक्षा बीमा देती है, मुफ्त में चिकित्सा देगी, मुफ्त में शिक्षा देगी, मुफ्त में रोड ट्रांसपोर्ट यूज करने के लिए देगी, सड़क पे आप चल रहे हो कोई पैसा नहीं, बिजली, ये सब चीजें। और इसके बदले सरकार आपसे क्या लेगी? टैक्स लेगी। टैक्स भी तो लेगी, क्योंकि सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उनको सैलरी कहां से दी जाएगी? हमारे टैक्स से ही तो दी जाती है। उसी तरीके से कंपनी के लिए भी कुछ हितकारी जो है कि कार्य किए जाते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट दे दिए जाते हैं, चाहे वो डैम के प्रोजेक्ट हो, कोस्टल रीजन के प्रोजेक्ट हो, या फिर रेलवे का प्रोजेक्ट हो, हाईवे बनाने का प्रोजेक्ट हो। कंपनी को बड़े बड़े कार्य दिए जाते हैं, व्यय करते हैं, बदले में कंपनी से क्या लिया जाता है? टैक्स लिया जाता है। और सरकार इन टैक्सों का प्रयोग क्या करती है? कल्याणकारी कार्य करने के लिए
करती है। तो यहां पर आप देखोगे सरकार इंक्लूड हो गई, तो ये 3 चक्रीय प्रवाह हो गया। लेकिन अगर इसी में आप एक देश से दूसरे देश में, यानी फर्म जो है, कंपनी जो है, अगर वो यहां पर ऐड कर दिया जाए कि वो प्रोडक्शन केवल भारत में ही नहीं यूज हो रहा है, बल्कि उस प्रोडक्शन को निर्यात भी कर रही है और जरूरत पड़ने पे कुछ आयात भी कर रही है, अर्थात इसे जब हम जोड़ देंगे आयात निर्यात यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो ये 4 चक्रीय प्रवाह हो जाएगा। 4 चक्रीय का मतलब एक फर्म, एक हाउस होल्ड, एक गवर्नमेंट और एक आयात निर्यात जिस देश से हम कर रहे हैं वो भी जुड़ गया, तो ये 4 चक्रीय हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर मैं आपको यहां पे बताऊं, क्या देखा आपने कि आय का चक्रीय प्रवाह संसाधनों की गतिशीलता को दर्शाता है। संसाधन में क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था, संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, उत्पादन के जो 4 कारक होते हैं। अब बताइए, अगर किसी व्यक्ति के पास 500 रुपए है, वो अगर अपने जेब में रखा रहेगा तो क्या वो 500 रुपए से 600 रुपए हो पाएंगे? क्या नहीं हो पाएंगे। बल्कि अगर वो उस 500 रुपए में से 300 रुपए अपने यूज का सामान खरीद लिया और 200 रुपए बच गए, और उस 200 रुपए को अगर वो चावल के डिब्बे में रख दे, तो 1 साल बाद भी वो 200 रुपए ही रहेंगे। लेकिन इससे क्या हुआ, संसाधन की गतिशीलता बाधित हो गई। वो संसाधन जो बैंकों में होना चाहिए, जो अर्थव्यवस्था में होना चाहिए था, वो आपके चावल के डिब्बे में कैद हो गई। अक्सर महिलाएं करती हैं, घरेलू महिलाएं। जब नोटबंदी हुई तब बहुत सारे 500 के नोट निकले जो खराब हो गए नोटबंदी के बाद। तो ऐसे में अगर वो व्यक्ति 200 रुपए बैंक में जमा करेगा और उसे कुछ बदले में ब्याज भी मिलता रहेगा, तो हो सकता है वो 1 साल बाद 250 रुपए प्राप्त करेगा, अर्थात 50 रुपए की वृद्धि होगी। और बैंक इस रुपए को अर्थव्यवस्था में शामिल करेगा, जो इन लोगों को ऋण देने में काम आएगी, तो ये प्रोडक्शन करेंगे। तो इस तरीके से आपने इस चीज को देखा कि पैसे की गतिशीलता बनी रहती है, संसाधनों की गतिशीलता बनी रहती है। और अगर हम कहें कि जब ये तीनों ही जो फैक्टर होते हैं जितने भी, जब इनके द्वारा सकल बचत की गणना की जाती है, तो इसी को हम ग्रॉस सेविंग कहते हैं। और 3 वर्ड्स मैंने बताए थे कि बचत क्या होती है, जितनी आय है उसमें से जितना खर्च कर दोगे, जो बचेगा वही तो बचत होगी। ग्रॉस सेविंग का मतलब होता है कि सेविंग ऑफ हाउस होल्ड, जैसे आपने 200 रुपए की बचत की, सेविंग ऑफ कॉर्पोरेट या सेविंग ऑफ कंपनी जिसने 400 करोड़ रुपए की बचत की, और सेविंग ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी तो बचत करती है ना, जब बजट आता है, आय और व्यय का लेखा जोखा होता है, तो उसमें कुछ अपनी बचत भी दिखाती है, जो अगले साल किसी काम में होती है, कल्याणकारी राज्यों के लिए काम करती है, कल्याणकारी योजनाओं के लिए काम करती है। तो इन तीनों ही चीजों की अगर हम बचत की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं देश की एक ग्रॉस सेविंग निकल कर आएगी। और मैंने यह भी बताया था कि ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, 3 चक्र हो जाएंगे, 1 2 3। वित्तीय संस्था तो इसमें इंक्लूड है कॉमन तरीके से। तो मैंने यही तो बताया कि अगर आप इन तीन, कोई भी व्यक्ति है किसी भी देश का, वो इन तीनों चक्र में ही रहता है, 2 चक्र में नहीं रहता, क्योंकि गवर्नमेंट हर जगह रहती है, ठीक है। और हर एक व्यक्ति या हर एक कंपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करे किसी दूसरे देश से, ये जरूरी नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां तो कर सकती है, लेकिन आपके गांव में जो किराना की दुकान रखने वाला कोई व्यक्ति है या होटल खोलने वाला कोई व्यक्ति है, क्या वो किसी कंपनी या किसी देश से कोई आयात निर्यात करता है? हो सकता है वो ना करता हो, लेकिन वो टैक्स जरूर भरता है। कोई भी डिस्प्यूट होता है, झगड़ा होता है, तो गवर्नमेंट को जरूर इन्वॉल्व करता है। गवर्नमेंट मतलब पुलिस संस्था आ जाती है, पुलिस आती है और आपके बीच बचाव कराती है, मामले की सुनवाई करती है, कोर्ट पहुंचाती है। तो इस तरीके से सरकार हर जगह देखने को मिलेगी। तो इनकी जो सेविंग्स होती है, इन तीनों की, हाउस होल्ड की, कॉर्पोरेट यानी कंपनी की, गवर्नमेंट की, इसी को हम देश की ग्रॉस सेविंग कह सकते हैं। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि भाई देश की एक सकल बचत अगर निकालनी है तो कैसे निकालोगे, तो आप बता सकते हो कि भाई हाउस होल्ड की बचत, कंपनी की बचत, गवर्नमेंट की बचत, ये तीनों ही आपकी ग्रॉस सेविंग हो जाएगी। क्लियर है यहाँ पे? अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं। हालांकि अभी आप लोग बॉन्ड और डिबेंचर को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ी हैं। तो ये शेयर मार्केट की चीजें हैं, बॉन्ड वगैरह, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी से संबंधित है। तो यहाँ पर अभी मैं इसे नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये बस मैंने अपडेट किया था, जहां पे जगह नहीं मिल पा रही थी, यहाँ जगह मिली तो मैंने इसे अपडेट कर दिया है। हालांकि जब इससे संबंधित टॉपिक आएगा तो मैं आपको ये चीजें रिवाइज करा दूंगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं फाइनेंशियल सिस्टम, हमारा नेक्स्ट टॉपिक। क्योंकि आप एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट की क्या देखते हो, अर्थव्यवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट होती है मनी, पैसा। पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, सदुपयोग हो रहा है, पैसा एक संसाधन है, उसका आवंटन कैसे करना है, नागरिकों का कल्याण कैसे हो, ये कल के लेक्चर में मैंने पहले पेज पे जो लिखा था उसमें डिटेल से बताया था। तो इसे ही हम कहते हैं फाइनेंशियल व्यवस्था, जिसमें अगर हम बात करें, फाइनेंशियल व्यवस्था का मतलब हो गया कि एक तरीके से जो वित्तीय व्यवस्था है, जो बैंकिंग संस्थाएं हैं, वो फाइनेंशियल व्यवस्था की एक घटक होती है, सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि वित्तीय व्यवस्था में वित्त क्या कहलाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि वित्त किसे कहते हैं, अर्थात ध्यान से समझना इस चीज को। अब आपको लगेगा सर ये क्या पढ़ा रहे हो, ये तो टॉपिक है भी कि नहीं, तो अपना एक बार आप सिलेबस उठा के देख लीजिए, और उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से वित्तीय व्यवस्था, ठीक है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको, फाइनेंस सिस्टम किसे कहते हैं, तो सिलेबस में भी देख सकते हो। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि वित्त होता क्या है, असल में हम किसे असल में वित्त कहते हैं। तो वित्त की जब तक जानकारी नहीं होगी तो आप कैसे पढ़ोगे,
ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि मुद्रा के उपयोग का जो अधिकार होता है वही वित्त कहलाता है। फाइनल एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि अगर मैंने आपको 10,000 रुपए दे दिए, या आपसे किसी ने मतलब दे दिए, या किसी ने आपको दिया और आपने किसी से मांग लिए, चाहे बैंक से मांग लो, चाहे अपने परिवार से मांग लो, या किसी दोस्त यार से मांग लो 10,000 रुपए। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपको ये 10,000 रुपए केवल और केवल इस पर्टिकुलर काम में यूज करना है। पर्टिकुलर काम मान लीजिए कि मैंने आपको कहा कि केवल आप बस इससे कपड़े खरीद सकते हो, ना मोबाइल खरीद सकते हो, ना बैग खरीद सकते हो, ना कोई ड्रिंक कर सकते हो, कोई भी अपनी जरूरत के सामान को नहीं खरीद सकते। केवल और केवल क्या ले सकते हो, आप कपड़े ले सकते हो 10,000 रुपए का। तो क्या वो वित्त कहलाएगा? आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि वो पैसे बस मेरे अकॉर्डिंग आप खर्च कर रहे हो। लेकिन अगर आपको उस मुद्रा के उपयोग करने का अधिकार मिल जाता है तो वित्त कहलाता है। मैंने आपको 10,000 रुपए दे दिए और आप उसका चाहे कपड़े खरीदो, चाहे आग लगाओ, चाहे दारू पी जाओ, चाहे मोबाइल खरीदो, या अपने पास बचत के रूप में सेविंग्स कर लो, कुछ भी करो, वो पूरा अधिकार आपका है। आप वित्त का कुछ भी करो, उसे हम कहते हैं फाइनेंस यानी कि वित्त। लेकिन यहाँ पे एक बेसिक प्रश्न आता है कि मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा ही क्यों? आपने मुझे मांग लिया मुझसे, तो दोस्ती यारी में उधार लेना अलग बात है। लेकिन अगर आप किसी तरीके से प्रोफेशनली तरीके से मांगते हो, या ऑफिशियल मांगते हो, बैंक से जाके मांगते हो, तो दो कंडीशन आती हैं। मान लेते हैं कि आप बैंक से जो है कि पैसा लेने गए 10,000 रुपए की, भाई 10,000 रुपए दे दो या 1,00,000 रुपए दे दो, तो बैंक कहेगा सर मैं दे तो दूंगा 1,00,000 रुपए। दो कंडीशन है, आपको वित्त चाहिए, वो कहता है हाँ आपको वित्त चाहिए भाई। तो इसका मतलब है कि आप उस पैसे का कुछ भी यूज करो, बैंक को उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बदले में आपको कुछ ब्याज भी देना पड़ेगा। यानी 1,00,000 रुपए जो आप रिटर्न करोगे, अर्थात 1,00,000 जो रुपए रिटर्न करोगे, उस पे मैं कम से कम 5,000 रुपए जो है कि क्या लूंगा, आपसे ब्याज लूंगा 1 साल का। अर्थात आप 1 साल में 5,000 रुपए के साथ रिटर्न करोगे मुझे 1,05,000 रुपए टोटल, तो मैं आपको 1,00,000 रुपए का पैसा दे दूंगा और आपका मन है आप कुछ भी करो। एक कंडीशन तो ये हो सकती है। दूसरा, मान लेते हैं कि आप किसी स्टार्टअप में पैसा लगाते हो या स्टार्टअप वालों से पैसा लेते हो या कुछ भी, तो आपने कहा अपने दोस्त से कि यार ऐसा है कि मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए या 5,00,000 रुपए चाहिए, मुझे एक दुकान खोलनी, मुझे एक स्टार्टअप करना है, मैं बिजनेस चलाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है यार। तो आपके दोस्त ने कहा ठीक है यार मैं 5,00,000 रुपए दे दूंगा, देख घर वालों के पास पैसे है नहीं, मजबूरी मैं उनसे मांग के तुझे दे दूंगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा, मैं तुझसे ब्याज नहीं लूंगा, मैं तुझसे ब्याज नहीं लूंगा, क्योंकि मैं बैंक नहीं हूं कि मैं तुझसे कहूं कि 5,00,000 रुपए में 10% तुम्हें ब्याज देना, मैं ब्याज नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपके प्रॉफिट में लाभांश लूंगा। अर्थात कि मुझे 5% का प्रॉफिट यानी कि डिविडेंड देना है। डिविडेंड का मतलब यहाँ पे लाभांश हो जाता है, प्रॉफिट कह सकते हो। आप कहोगे ठीक है यार 5,00,000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा, मान ले कि मेरे को 8,00,000 रुपए की इनकम होती है, 8,00,000 में 5,00,000 रुपए मूलधन है वो निकाल दिए जाए, जो तुझे देने ही देने नहीं है, लेकिन 3,00,000 रुपए का जो प्रॉफिट होता है उसमें 5% का मतलब हो गया 15,000 रुपए। कितने हो गए? लगभग 15,000 रुपए तुझे मैं दे दूंगा हर साल के हिसाब से। तो एक ये कंडीशन हो सकती है, लेकिन ऐसे में आपको ये पूरी तरीके से छूट मिल गई कि आप उस पैसे का कुछ भी प्रयोग करो, तो इसी को हम कहते हैं फाइनेंस। सामान्यतः अगर कहा जाए तो ये बचतकर्ता और निवेशक के मध्य एक कड़ी होती है। बचतकर्ता आपके बैंक भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, जो पैसा बचा के रखते हैं, जरूरत पड़ने पर आपको दे देते हैं, और आप उस पैसे का क्या करते हो, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे अपने कपड़ों में इन्वेस्ट करो, मोबाइल में इन्वेस्ट करो, दुकान में इन्वेस्ट करो, किसी भी जगह पे इन्वेस्ट कर रहा हो। तो अर्थात जो फाइनेंशियल व्यवस्था है वो बचतकर्ता और निवेशक के मध्य कड़ी होती है। दूसरी भाषा में कहें तो संसाधनों की गतिशीलता का एक माध्यम है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप रुपए को अपने घरों में रख रहे हो तो उसमें कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, या तो आप उसे अपने बैंकों में रखो, बैंक में आपको कुछ प्रॉफिट मिलेगा, 5,000 पे 5 रुपए भी अगर मिलता तो 5 रुपए कुछ तो मिला ना, ऐसे बड़े अमाउंट पे बड़ा मिलेगा आपको। या फिर आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हो, या आप मार्केट में किसी को उधार दे दो कुछ परसेंट पे, कुछ लाभांश पे, किसी भी तरीके से। लेकिन अगर आप उसे बिस्तर के नीचे, पर्स के अंदर, चावल के डिब्बे में, रसोई में रखोगे तो वो 5,000 रुपए 5,000 ही मिलेगा 1 साल बाद, बल्कि उसका डेप्रिशिएशन और हो जाएगा, उसमें घाटा और हो जाएगा। डेप्रिशिएशन मतलब होता है अवमूल्यन। कैसे? हालांकि आगे ये टर्म्स आएगी, सिंपल सी बात समझाता हूं कि आज अगर आप 3 अप्रैल 2024 में 5,000 रुपए लेकर मार्केट में जाते हो, तो हो सकता है आप 2 अच्छी क्वालिटी की जींस लेकर आ जाओगे अपने लिए पहनने के लिए, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़की हो। ठीक है, इज इट क्लियर? इस चीज से एग्री करते हो कि 2,500 रुपए की अच्छे ब्रांड की, लेवाइस की या एलन सोली की या पीटर इंग्लैंड की, किसी की भी एक ब्रांडेड जींस खरीद के ला सकते हो। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप 1 साल बाद जाओगे 5,000 रुपए लेके, तो हो सकता है सेम जींस आपको 5,000 रुपए में नहीं मिलेगी, क्योंकि अब आपका पैसा घट गया है, अब आपका पैसा कम पड़ रहा है, बल्कि अब वो पैंट आपको 6,000 रुपए मिल रही है। तो 5,000 रुपए की जगह 6,000 लगाने पड़ रहे हैं 1 साल बाद, और आपने अपने घर में ही 5,000 रुपए रखे, तो वो 1 साल बाद क्या हो गया, उसकी वैल्यू घट गई, डेप्रिसिएशन हो गया, इसको अवमूल्यन कहते हैं। ठीक है,
तो संसाधनों की गतिशीलता का भी एक माध्यम बनता है। अब आते हैं यहाँ पर कि फाइनेंशियल मार्केट किसे कहते हैं, वित्त का बाजार किसे कहते हैं। एक ऐसा बाजार जहां पे कुछ ना कुछ लेन देन होता है। अगर मैं कहूं कि आपके अगल बगल में बुध बाजार लगता है, मंगल बाजार लगता है, शनि बाजार लगता है, शनिवार को लगता है, बुधवार को बुधवार बाजार लगता है, रविवार को रविवार बाजार लगता है, तो आप वहां पे कुछ ना कुछ लेन देन ही तो करते हो। कोई वस्तु खरीदते हो, पैसा दे देते हो, कुछ पैसा आपने रिटर्न भी ले लिया, ये चीजें। लेकिन जहां पर वित्त का आदान प्रदान होता है, वित्त का लेन देन होता है, उसे हम वित्तीय बाजार कहते हैं। आपको रोड पे कोई पैसा लेन देन नहीं करेगा, आप गए रोड पे पैसा लेन देन कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। आपको उसके लिए एक प्रॉपर संस्था में आना पड़ता है, जो संस्था बैंकिंग के नाम से जानी जाती है, बैंकिंग संस्था कहलाती है। तो जहां पर वित्त का लेन देन होता है, अर्थात इसका मुख्य आधार क्या होगा, या तो ब्याज के आधार पर लेन देन होगा या तो लाभांश के आधार पर लेन देन होगा। कैसे होगा मैंने ऊपर बता दिया। एक इसकी बेसिक पहचान है कि हमेशा ये अधिक से कमी की ओर जाता है। आपके पास 5 लाख रुपए नहीं है, आपको 5 लाख की जरूरत है, आप उसी से तो मांगोगे जिसके पास 5 लाख रुपए या उससे ज्यादा रुपए हो। आप 1 लाख वाले से कहोगे भाई मुझे 5 लाख रुपए दे दे, वो कहां से देगा, वो तो ऑलरेडी कम चल रहा है। इसलिए आप बैंक जाते हो लोन लेने, क्योंकि आपको पता है बैंकों के पास करोड़ों रुपए होते हैं, लाखों रुपए होते हैं, और मुझे 5 लाख रुपए आसानी से मिल जाएंगे। क्योंकि आप कहां से गए, जहां पे सरप्लस वैल्यू पहले से है, तब आप जा रहे हो अपनी कमी को पूरा करने। और इस व्यवस्था को गतिशील बनाए रखने के लिए वित्तीय संस्थाएं, वित्तीय उपकरण और वित्तीय सेवाओं की भूमिका होती है, जो कि संसाधनों की गतिशीलता को प्रभावित करती है, चाहे वो पॉजिटिव तरीके से या फिर वो नेगेटिव रूप से। संसाधन का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि बार बार कह रहा हूं कि उसमें पूंजी यानी मुद्रा सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जबकि श्रमिक भी होते हैं संसाधन, भूमि भी होती है, ब्याज पूंजी भी होती है, उद्यमशीलता, सभी कुछ उत्पादन के फैक्टर हैं और ये सभी संसाधन ही कहलाते हैं। अब यहाँ पे हम भूमिका देखते हैं कि एक फाइनेंशियल मार्केट की या फाइनेंशियल सिस्टम की, वित्तीय बाजार की क्या भूमिका हो सकती है। अगर मान लीजिए आपके देश में बैंक हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूट हैं, तो पहली चीज संसाधनों की गतिशीलता में वो सहायक होते हैं। आपके पास जो भी रुपए बचता है, आप कोशिश करते हो कि या तो उस पैसे को बैंक में जमा कर दो ताकि मेरे पास फालतू खर्च ना हो जाए, या अपने वॉलेट में जमा कर लेते हो, वॉलेट भी तो एक बैंक ही होता है, आपके बैंक से कनेक्ट होता है। या फिर आपके पास ज्यादा रुपए होते लाखों में, तो आप किसी पूंजी मतलब कि किसी जमीन में इन्वेस्टमेंट कर देते हो कि भाई यहाँ पे पैसे मेरे खर्च नहीं होंगे। पहली चीज कि संसाधनों की गतिशीलता बनाए रखने में मदद करता है। दूसरा, बचत को निवेश में चेंज करता है। आप अगर बैंक में जा रहे हो और बैंक से कहते हो सर मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए, तो क्या बैंक का कर्मचारी अपनी जेब से देता है क्या? वो बैंक की अंदर जो रखे पैसे होते हैं उसी से देता है, और वो पैसे किसी दूसरे व्यक्ति के हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ए, बी, सी, डी 4 व्यक्ति हैं, किसी ने 50,000 रुपए जमा कर दिए, किसी ने 2 लाख रुपए जमा कर दिए, किसी ने 2 लाख 1.5 लाख रुपए जमा किए, किसी ने 10,000 रुपए जमा किए, किसी ने 5,000 रुपए जमा किए, अपने बैंक में पैसे जमा कर रखे हैं। और आप जब पैसा लेने जाते हो तो किसी ने बचत के रूप में जो जमा किए थे वही 5 लाख रुपए इकट्ठे करके बैंक आपको दे देती है, और बदले में ब्याज लेती है प्रॉफिट के रूप में कि भाई 1 साल बाद जब आना तो इसके साथ 20,000 रुपए लेकर आना। ये इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अर्थात 10%, 5%, 10.5% जो भी हो। तो कहीं ना कहीं बचत को क्या कर रहा है, निवेश में बदल रहा है। आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए 5 लाख रुपए लेते हो, लेकिन वो किसी ना किसी की बचत होती है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट। अब मान लो बैंकिंग संस्था हो ही ना, ABCD व्यक्ति को आप जानते ही नहीं हो, जिसके पास 2-2, 1.5 लाख रुपए है, तो आपको कहां से मिलेगा? वो तो बचत कर नहीं पाएंगे, वो पैसा इन्वेस्ट कर नहीं पा रहे हैं, रख नहीं पा रहे हैं बैंक में, और आपको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए। तो अर्थात बचत और निवेश के मध्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इससे बचत प्रवृत्ति को भी प्रोत्साहित किया जाता है। आज आप मनरेगा श्रमिकों को देखो, या जो छोटे कारीगर होते हैं जिनकी इनकम आजीविका बहुत कम होती है, पहले वो क्या करते थे, एक दिन में अगर 200 रुपए कमाते थे, जिसमें से वो सिंपल सी बात है कि वो 100 रुपए की तो शराब पी जाते थे। जो शारीरिक श्रम करता, मजदूर करता, दिहाड़ी जिसमें शरीर थक जाता है, तो वो अपनी थकान मिटाने के लिए देसी बसंती खरीद लेते हैं, शराब पी लेते हैं, और 100 रुपए जो बचता है उस 100 रुपए में रोटी चावल दाल जो भी घर के लिए ले जाना होता है वो ले जाते हैं। इससे क्या हुआ, उनके पास 1 रुपया भी नहीं बचा, क्योंकि उनके पास खाता ही नहीं था। वर्तमान सरकार के द्वारा लगभग 38 करोड़ जो है कि जनधन खाते खुलवा दिए गए 0 रुपए पे, कोई रुपए नहीं लगा। अब उनने क्या किया कि 100 रुपए का तो घरेलू काम के लिए अपना अनाज खरीद लिया, रोटी दाल चावल, 100 रुपए बचा, उन्होंने कहा अब हम दारू नहीं पियेंगे, बल्कि 100 रुपए को हम बैंक में जमा करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक बचत पासबुक है, मेरे पास एक बैंक खाता संख्या है, और यहां से मैं 100 रुपए के बदले हो सकता है 1 महीने बाद 110 रुपए प्राप्त करूं। 10 रुपए की प्रॉफिट हुआ। ऐसे ही अगर मान लो 1,000 रुपए डालना तो हो सकता है उसे 50 रुपए मिल जाए। अगर उसने 1 लाख रुपए जमा किया, 50,000 जमा किया, तो हो सकता है उसे 1-2 हजार रुपए का प्रॉफिट मिल जाए। तो इसका मतलब है उस व्यक्ति में बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया गया। और किसी भी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के
बचत प्रवृत्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप अगर उपभोक्ता बन जाओगे, कंज्यूमर बन जाओगे, आपके पास कोई बचत नहीं होगी, तो एक समय के बाद आपके देश में आर्थिक तंगी बहुत तगड़ी आएगी, मंदी की स्थिति आ जाएगी, क्योंकि आपने कोई भी बचत नहीं की संकट काल के लिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसी स्थिति आती है जब आप दिवालिया होने की स्थिति में होते हो, और ऐसे में बैंकों के पास आपके पैसे नहीं होते, बचत नहीं होती, तो आप बेकार हो जाते हो। इसीलिए बैंक भी अपने दिवालियापन से बचने के लिए CRR जमा करते हैं, SLR जमा करते हैं, प्रोविजनिंग राशि जमा करते हैं। ये सारे टॉपिक्स आपने सुने होंगे, वर्ड सुने होंगे, मैं इन सारी चीजों को यहाँ पे कवर करूंगा। तो समझ पा रहे हो बचत प्रवृत्ति कैसे प्रोत्साहित होगी। और दूसरी चीज, इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। कैसे? मान लीजिए कि एक बैंक है, यहाँ पे मैंने एक बैंक का नाम लिख दिया कि ये SBI बैंक है। ठीक है, मान लेते हैं कि हम SBI बैंक है ये, और इस SBI बैंक में कई लोगों ने 1000 रुपए, 5000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख ऐसे करके जमा कर रखे हैं रुपए। अब यहाँ पे एक कंपनी आती है, जिस कंपनी का नाम मैंने बताया कि टाटा कंपनी आती है, और कहती है कि सर, SBI मैनेजर से कहती है कि मुझे 5 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, क्योंकि मैं अपनी एक कंपनी तैयार कर रहा हूँ या स्टार्टअप कर रहा हूँ, वहां पे मुझे कुछ प्रोडक्शन करना है। तो बैंक ने क्या किया, इन सभी का पैसा इकट्ठा करके टाटा कंपनी को दे दिया कि भाई ले जाइए आप 5 करोड़ रुपए, बदले में जब आप 1 साल में रिटर्न करोगे तो 5 करोड़ के साथ 15 लाख रुपए इंटरेस्ट जो बन रहा है वो लेकर आना। अब ये क्या करेगा, ये एक कंपनी, टाटा इंडस्ट्री की कंपनी है, इसमें इसने 5 करोड़ रुपए लगा दिए। तो यहां से जब प्रोडक्शन होगा, तो प्रोडक्शन हवा में तो नहीं होगा ना, प्रोडक्शन करने के लिए श्रमिक चाहिए होते हैं, लेबर चाहिए होते हैं, अधिकारी चाहिए होते हैं, कर्मचारी चाहिए होते हैं, और उन कर्मचारियों की जब भर्ती होती है तो हम कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट में भी वृद्धि हो रही है। और ये सारी चीजें कहां से हो रही है, बचत संस्था, वित्तीय व्यवस्था से। अगर वित्तीय व्यवस्था नहीं होती तो ये लोग अपना पैसा कैसे जमा कर पाते, और जब पैसा नहीं जमा करते तो टाटा को कहां से इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा मिलता, ब्याज मिलता या लोन मिलता। तो इसका मतलब हुआ कि ये प्रोडक्शन के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट को भी क्रिएट करता है। ये बहुत डिटेल व्याख्या मैं कर रहा हूं इन शब्दों में, खाली आपको ये शब्द रटने पड़ जाएंगे। अगर PDF ली भी होगी, आप इस PDF को परचेस कर सकते हो। वीडियो के नीचे इसका व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, या फिर डिस्प्ले पे मैं आपको लिख रहा हूँ, इस नंबर पे आप अगर मैसेज करोगे तो वहां से हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी मैसेज के थ्रू। और जो भी इसके चार्जेस होंगे, हर एक सब्जेक्ट के मिनिमम 100 से कम ही प्राइस रखे गए PDF के। PDF को आप प्रिंट निकाल सकते हो। और अगर आप सोचोगे केवल अपने से पढ़ने की, तो मैं कह रहा हूँ कि बस आप इन चीजों को रटते रह जाओगे। और रटोगे तो इकोनॉमिक्स एक डायनामिक सब्जेक्ट है, जिसमें हर 2 महीने में, हर 1 महीने में, हर 6 महीने में परिवर्तन होता रहता है। उसकी व्यवस्था को आपको समझना पड़ेगा। और अगर आप लेक्चर कर रहे हो प्रिंटेड नोट्स के साथ, तो आपको ज्यादा समझ में आ रहा होगा, और कुछ चीजें आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग अपडेट कर पाओगे। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि इकोनॉमिक्स बहुत एक हुआ सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स में बहुत डर लगता है। मैं बता रहा हूं कि जिस भी अध्यापक से मैंने पढ़ा है, मेरा बैकग्राउंड में कभी भी इकोनॉमिक्स नहीं रहा है थ्रू आउट अभी तक, लेकिन मैंने जब उस अध्यापक से इकोनॉमिक्स पढ़ा तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैं कह सकता हूं कि अब मैं खुद किसी को पढ़ा सकता हूं, और आई थिंक आप लोगों को पढ़ा भी रहा हूं और आपको चीजें समझ में भी आ रही होंगी। तो वही कहते हैं ना कि पढ़ना केवल इसलिए नहीं कि एग्जाम पास करना है, पढ़ना इस तरीके से चाहिए कि आप भी किसी को पढ़ा सको। और अगर आप इस तरीके से पढ़ रहे हो तो आपको जिस भी अध्यापक ने पढ़ाया है उसका पढ़ाया हुआ सफल हो जाता है। आज मुझे जिस भी गुरुजी ने पढ़ाया इकोनॉमिक्स को, वो कब सफल हो जाएंगे, जब उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट जब किसी दूसरे को पढ़ाने में सफल हो पा रहे हैं, लोगों को चीजें बता पा रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि इस नोट्स के माध्यम से, क्लासेस के माध्यम से आपकी इकोनॉमिक्स का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा क्रम वाइज में। और ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए हेल्पफुल रहेगी पूरी सीरीज, वनडे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले बता रहा हूं मैं। चलिए, दूसरी बात, अगर आपके देश में प्रोडक्शन हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, इंप्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, देश की जीडीपी में वृद्धि होगी कि नहीं होगी। देश की जीडीपी में वृद्धि होगी, बिल्कुल होगी। ऐसी थोड़े जीडीपी में वृद्धि हो रही है। तो इसलिए आप लोग जो समझते हैं कि जनधन अकाउंट जो है जीरो, जिसको हम नो फ्रिल अकाउंट भी कहते हैं या जीरो अकाउंट कहते हैं, जिसमें कोई पैसा नहीं लगता ओपन करने में, आपको लगता है कि सरकार केवल बस इसमें डीबीटी के पैसे दे रही है। ऐसा नहीं होता है। डीबीटी के पैसे के साथ साथ जो लोग अपनी बचत करते हैं, वो बचत बहुत बड़ी एक बचत होती है। मैं कहता हूं कि अगर 35 करोड़ खाते हैं और अगर प्रत्येक खातों में हर एक बचत करता, हर एक व्यक्ति जिसका वो खाता है, गरीब व्यक्ति का, अगर वो एक एक रुपए भी एक महीने में बचत करता है, तो मैं कहता हूं कि भारत में एक महीने में 35 करोड़ रुपए बचे। 35 करोड़ रुपए बचे, और 35 करोड़ रुपए को किसी 4 बड़ी कंपनियों ने लोन के रूप में ले लिया और उसने वहां पे प्रोडक्शन शुरू किया, और उनमें से कई लोगों को रोजगार भी उन्होंने दिया, जिससे देश की जीडीपी में वृद्धि होगी। तो ये फाइनेंशियल सिस्टम जब होगा, बाजार होगा, संस्थाएं होंगी, बैंकिंग संस्थाएं, तभी ये चीज कवर हो पाएगी। अब यहाँ पे मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको बता देता हूँ, चार्ट के माध्यम से।
समझ में आ गया वित्तीय बाजार क्या होती है, उसकी भूमिका। आप यहां पर देखोगे कि मान लेते हैं कि एक बैंक है और एक व्यक्ति है। व्यक्ति ने क्या किया, सिंपल सी बात है, ध्यान देना, व्यक्ति जो है कि गया, किसके पास गया, वित्तीय संस्था के पास गया, यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास गया। उसने कहा साहब मुझे लोन चाहिए, उसने लोन दे दिया। बैंक ने कहा बदले में मुझे क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, मुझे ब्याज देते रहोगे, हर महीने किस्त भरते रहना, ब्याज होता रहेगा। उसने कहा ठीक है मैं भरूंगा। अब इस व्यक्ति के पास कुछ पैसा आ गया, इस व्यक्ति के पास लोन के रूप में क्या हो गया, पैसा आ गया, ठीक है। तो उस पैसे को उसने इन्वेस्टमेंट किया किसी कंपनी में, वहां उस कंपनी में प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ी थी, एम्प्लॉयमेंट की, तो उसने लोगों को रोजगार दिया। इस लोग से जो व्यक्ति काम कर रहे थे उनकी अपनी एक इनकम क्रिएट हुई, उन्होंने कुछ पैसे खर्च किए, 500 में से 300 रुपए और 200 रुपए बचे तो उसे बचत के रूप में दे दिया। और इस तरीके से लोगों ने बैंकों में पैसा बचत किया। फिर बैंक जो है कि किसी दूसरे व्यक्ति को लोन दे सकती है, फिर वही व्यक्ति ये साइकिल चलाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि वित्तीय संस्थाओं की इंपॉर्टेंस बहुत होती है। अब यहां पर आपका आरबीआई जो है कि पूरे इकोनॉमिक्स में आप पहली बार यहाँ पे आरबीआई को देखोगे और सेबी को देखोगे। कैसे देखोगे, आप देखोगे कि जो वित्तीय बाजार है, अभी हमने भूमिका पढ़ ली। अब वित्तीय बाजार दो प्रकार की होती है। फाइनेंशियल मार्केट जो दो प्रकार की होती है, एक होती है मनी मार्केट, यानी कि जो मनी मार्केट है अर्थात मुद्रा बाजार। दूसरा होता है कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार। पूंजी को यहां मनी नहीं कहूंगा बल्कि कैपिटल मार्केट कहेंगे। अब यहां पर एक चीज आपको समझनी होगी कि जो मुद्रा बाजार है जिसमें पैसे की बात होती है, पैसे के लेन देन होते हैं, मनी का लेन देन होता है, 1000, 500, 200, 10, 20, 50 रुपए का इन करेंसियों का लेन देन होता है। और दूसरा पूंजी बाजार है जहां पे शेयर मार्केट का लेन देन होता है। तो पहले आपको मनी बाजार पता होना चाहिए, मनी मार्केट पता होना चाहिए। तो यहां पर क्या होता है, वित्त का लेन देन होता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से। आप बैंक में जाते हो तो आप कहते हो कि सब मैंने जो है कि 10,000 रुपए निकालने के लिए एक फॉर्म भरा है, या 10,000 रुपए मैंने डेबिट कार्ड से निकाल लिए, एटीएम से निकाल लिए, तो आपको डायरेक्टली वो करेंसी तो मिलती है जिसपे महात्मा गांधी छपे होते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक लिखा होता है, नीचे गवर्नर के साइन होते हैं। मिलता है कि नहीं मिलता है। और ये मुख्य रूप से मुद्रा बाजार अल्पकालिक अवधि के लिए व्यवस्था करता है, लगभग 1 साल या 1 साल से कम के लिए। क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि इसका प्रत्येक वर्ष जो है कि एक वित्तीय वर्ष चलता है बैंकों का, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को कंप्लीट होता है। अभी अगर आप 29 मार्च, 30 मार्च या 31 मार्च के आसपास जब बैंक में गए होगे किसी भी पैसे को निकालने के लिए, तो बैंक वालों ने सीधे मना कर दिया होगा कि सर इस समय हमारा क्लोजिंग का टाइम चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर हमारा कंप्लीट हो रहा है, हम ऑडिटिंग कर रहे हैं, सारी पैसों की व्यवस्था को मैनेजमेंट कर रहे हैं, इस समय हम आपको कोई भी पैसा नहीं देंगे, अब 1 अप्रैल के बाद आना। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 1 साल तक का पूरा बायोडाटा रखते हैं, पूरा एक रिकॉर्ड रखते हैं। और ये क्यों होता है, आप मुद्रा बाजार में अगर जाते हो, आप बैंकों में जाते हो तो पैसा लेने के लिए जाते हो। पैसा क्यों लेने जा रहे हो, यानी अपनी तरलता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। तरलता क्या होती है, देखो कुछ शब्द आपको इकोनॉमिक्स की भाषा में ही समझना होगा। तरलता को इंग्लिश में हम कह देते हैं लिक्विडिटी। क्या कहते हैं, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कोई आम भाषा में हम कैश कह देते हैं, ये वही कैश है जिससे आप ऐश करते हो, अर्थात इसे हम कहते हैं करेंसी, यानी कि पैसा कहते हैं, लिक्विडिटी। और इस तरलता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कैसी तरलता की आवश्यकता थी, जो अल्पकालिक अवधि थी। आपको 1 महीने के लिए बच्चे की फीस जमा करनी है, 15,000 रुपए आपके सीबीएसई बोर्ड के बच्चे की फीस है, या आप कोचिंग में जो है कि 20,000 रुपए का कोई कोर्स खरीद रहे हो, आपके पास पैसा नहीं है, तरलता नहीं है, आपके पास लिक्विडिटी नहीं है। मैं ये लिक्विडिटी वर्ड कह रहा हूं, इसका मतलब आपको समझना है कि आपके पास कैश नहीं है, पैसा नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स की भाषा में लिक्विडिटी शब्द आता है और एक आता है एसेट, ठीक है, जिसको हम परिसंपत्ति कहते हैं। यही 2 शब्द बार बार आएंगे और मैं इन्हीं शब्दों का प्रयोग करूंगा बार बार। तो कैश का मतलब हो गया लिक्विडिटी आपके पास नहीं है, और इसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आप मुद्रा बाजार में जाते हो, न कि सेबी या शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में पैसा नहीं मिलता, ठीक है। इसके लिए आप बैंकिंग सिस्टम का प्रयोग करते हो, और इन बैंकिंग सिस्टम्स को रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हर प्रकार के बैंकों को रेगुलेट करता है। अभी आपने देखा होगा कि पेटीएम ने कुछ गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया था, जिसकी वजह से आरबीआई ने उसे सख्त रूप से जो है कि पेटीएम बैंक को डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया, यानी उसकी जो लाइसेंस वगैरह थे सब रद्द कर दिए, और अचानक से पेटीएम पूरा बर्बाद हो गया। सुना आपने पेटीएम बैंक के बारे में, पेटीएम एप्लीकेशन नहीं, पेटीएम बैंक, ठीक है। तो ये चीज कौन रेगुलेट कर रहा है, आरबीआई कर रहा है। अब यहाँ पे आप में से कुछ लोगों को लगे कि सर इतना जो है कि लंबा चौड़ा लेक्चर मत दीजिए, जल्दी जल्दी समझा दीजिए, जल्दी जल्दी खत्म कर दीजिए। तो मैं पहले ही कहूंगा कि इकोनॉमिक्स आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत डायनेमिक होता है। इसमें बहुत सारे हमें एग्जाम्पल्स का प्रयोग करना पड़ता है जो आपके डेली लाइफ में यूज हो रहे होते हैं, और उस एग्जाम्पल के माध्यम से आप चीजों को ज्यादा आसानी से समझ पाते हो। नहीं तो अगर पढ़ने की बात होती तो आप लोग रमेश सिंह की बुक पढ़ते होगे, संजीव वर्मा जी की बुक पढ़ते होगे, और भी बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स की बुक पढ़ते होगे, फिर भी आपको चीजें क्लियर कट नहीं हो पाती है, क्योंकि वहां पे भाषा लिखी हुई है, आपको कुछ समझा नहीं रहा उस तरीके से, आपको खुद ही समझना पड़ता है। और आपकी जितनी नॉलेज
नॉलेज होती है, आप उस हिसाब से समझते हो बस, इसीलिए आप अक्सर उसमें परेशान रहते हो। तो इसी में से मैं कह रहा हूँ कि आराम से आपको समझना है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कर दिया करो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हो आप लोग, वीडियो को देखते हो, पूरा देखते नहीं हो। पूरा जब देखोगे तभी तो सारी चीजें क्लियर होंगी, और लोगों के साथ शेयर करोगे तो और अधिक से अधिक लोगों तक ये क्लासेस पहुंचेंगी, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है। दूसरा आते हैं हम कि एक और मनी मार्केट के रूप में होता है पूंजी बाजार, जिसको हम लोग कैपिटल मार्केट कहते हैं, जहां पे अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा का लेन देन होता है। अब यहां पर अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है भाई? यहां पर क्या होता है कि जो आप शेयर खरीदते हैं, जो बॉन्ड खरीदते हैं, शेयर मार्केट में शेयर में पैसा लगाते हैं, शेयर खरीदते हैं, आपको 10 शेयर, 15 शेयर, 20 शेयर, 50 शेयर मिल गया, उस 50 शेयर की कीमत मान लीजिए 10,000 रुपए है। तो असल में पहले वो प्रत्यक्ष रूप से रुपए नहीं मिलेगा आपको शेयर मिलेंगे। आपने कुछ शेयर खरीद लिए, और अगर आपको रुपए के रूप में चाहिए तो फिर आपको शेयर को खत्म करना पड़ता है, रुपए में कन्वर्ट करना पड़ता है, और जो उसका चार्जेस होता है, जो प्रोसेसिंग फीस होती है, वो आपको पे करनी पड़ती है। अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से आप इसका लेन देन करते हो। दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि यह भी बचत और निवेश के बीच की कड़ी है। मैं आपसे पूछता हूं कि आपके पास जब पैसा बचता है ज्यादा, तभी तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो प्रॉफिट देखने के लिए, या फिर बैंक में करते हो। आपने 10,000 रुपए कमाया मंथली, आपके 3,000 रुपए खर्च हो गए, आपके पास 7,000 रुपए बच गए। आप कहोगे यार ये 7,000 रुपए जो है कि ज्यादा ही बच रहा है, इसको कहीं मैं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दूं जहां पे मुझे कुछ प्रॉफिट मिल जाए 7,000 रुपए पे। तो आप एक तरीका तो अपनाते हो कि आप बैंकिंग सिस्टम में इन्वेस्टमेंट करते हो, लेकिन यहां पर आपको जो है कि प्रॉफिट मिल रहा है केवल एक साल में 7,000 रुपए पे 700 रुपए, फॉर एग्जाम्पल 10%। लेकिन आप सोचते हो यार मुझे और प्रॉफिट चाहिए, तो आप क्या करते हो? शेयर मार्केट में अपना पूरा पैसा लगा देते हो, और आप देखते हो वहां पे एक साल में 10,000 रुपए पे हो सकता है आपको 2,000 रुपए का प्रॉफिट मिल जाए, 700 रुपए की अपेक्षा 2,000 रुपए। हालांकि रिस्क भी होता है इसमें, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि आपके पास बचत थी, तभी तो आपने इन्वेस्ट किया, शेयर मार्केट में किया, और उस पैसे को कोई दूसरी बड़ी कंपनी निकाल के अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लेती है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो ये कहीं ना कहीं दीर्घकालिक अवधि के लिए होता है। आप शेयर मार्केट में जब भी पैसा लगाओगे तो कई प्रकार से पैसा लगता है, या तो उसमें जो है कि एक म्यूचुअल फंड हो गया, एक डिलीवरी पैटर्न पे होता है, एक आपका इंट्राडे होता है, एक ही दिन में पैसा निकालो डालो, ये सब चीजें भी होती हैं। लेकिन कई बार इन्वेस्टमेंट होता है एक लंबे समय के लिए, जो एक साल से अधिक होता है। तो ऐसी स्थिति में जब तरलता की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए हम पूंजी बाजार की ओर जाते हैं, और ये होती है एक शेयर बाजार। इसका रेगुलेशन कौन करता है? सेबी करती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी मतलब प्रतिभूति, शेयर मार्केट का रेगुलेशन सेबी करता है, और बैंकिंग व्यवस्था का रेगुलेशन कौन करता है? आरबीआई करता है। यहां तक समझ में आ गया? अब जरा हम बात करते हैं, हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है। देखो, पूंजी बाजार जो है कैपिटल मार्केट है, इसे हम लास्ट में पढ़ेंगे। लास्ट का मतलब लगभग जब 15 से 20 लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे तो हम कैपिटल मार्केट की तरफ चलेंगे, क्योंकि आपके डेली लाइफ में, या यूं कहो कि भारत में हर एक व्यक्ति के रूप में अगर हम देखें कि अगर 140 करोड़ लोग रहते हैं, तो उसमें से लगभग मैं मान के चल रहा हूं कि 110 करोड़ लोग दोस्तों मुद्रा बाजार से संबंधित है। उनके पास बैंकिंग अकाउंट्स हैं, वो करेंसी का यूज कर रहे हैं। तो 110 करोड़ लोगों का संबंध ज्यादा है, इसलिए पहले हम मुद्रा बाजार को रेगुलेट करेंगे और मुद्रा बाजार को पढ़ेंगे। तो मुद्रा बाजार में भी दो प्रकार के बाजार देखने को मिलते हैं। पहला बाजार होता है एक आपका ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, जो कि संगठित मुद्रा बाजार होता है, और दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज्ड मुद्रा बाजार, अर्थात असंगठित मनी मार्केट। अब यहां पर क्या होता है? संगठित का मतलब होता है जहां पे कुछ निश्चित नियम कानून होते हैं कि अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है, आपके साथ कोई धोखा होता है, या आपके साथ कोई पैसे का छलावा होता है, तो उसके लिए आप कहीं पे कार्रवाई कर सकते हो, कहीं पर केस कर सकते हो। और इसमें क्या होता है कि एक निश्चित नियम कानूनों का प्रयोग किया जाता है, और इसमें रेगुलेटिव की भूमिका आरबीआई निभाता है। जैसे बैंक हो गया, शेयर मार्केट हो गया, तो इन सभी में एक संगठित मुद्रा बाजार है। बैंकों को रेगुलेट करता है आरबीआई, शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी। लेकिन यहाँ पे सेबी के पास भी तो कुछ कानून होते हैं ना, वो पीएफएमए मतलब जो पीएमएलए एक्ट हो गया, या फेरा एक्ट हो गया, फेमा एक्ट हो गया, इनके अकॉर्डिंग ही तो देखता है कि अगर किसी व्यक्ति का हित प्रभावित हो रहा है, किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड हो रहा है, तो उसको तुरंत जांच की जाती है, उस व्यक्ति की जो है कि तुरंत सहायता की जाती है। अर्थात यहाँ पे कुछ नियम कानून है, तभी तो हम क्लेम कर पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूं असंगठित मुद्रा बाजार, जहां पे कोई भी नियम कानून नहीं होता, इसका अभाव होता है, और ना ही यहाँ पे कोई रेगुलेटिव बॉडीज भी नहीं होती है कि आपके साथ अगर धोखा भी हो रहा है तो आप कोई रेगुलेटिव बॉडीज नहीं है जिसके पास आपका पूरा लिखित ब्यौरा हो। मैं कहता हूं कि अगर आप एटीएम से पैसा निकालते हो, 10,000 रुपए आपने निकाले, और आपने जाके क्लेम कर दिया कि सर मेरे से पैसे चुरा लिए गए, एटीएम से बाहर निकलते करीब 25,000 रुपए मेरे चुराए गए, मैंने एटीएम से पैसा निकाला था। या कोई चोर पकड़ा जाता तो आप कहते हो सर इसने 25,000 रुपए मेरे ले लिए क्योंकि मैंने एटीएम से अभी पैसा निकाला। तो आरबीआई या कोई भी बैंक संस्था कहे कि भाई आपने एटीएम से पैसा निकाला, जहां पे हमारे पास रिकॉर्ड क्या, रिटन फॉर्म में है, और रिटन फॉर्म में जो रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि आपने तो केवल 10,000 रुपए निकाले, 25,000 की कहां चोरी हो जाएगी आपके पास।
क्लियर हो गया। लेकिन अगर ये कारण आपके असंगठित क्षेत्र में हो तो आप प्रूफ नहीं कर पाओगे कि भाई कितना पैसा था, क्योंकि ये लोग होते हैं आपके सेठ, साहूकार, रिश्तेदार, दोस्त, जो कि देसी बैंकर कहलाते हैं। यानी आप अगर गांव में देखोगे बहुत सारे गरीब किसान होते हैं, हालांकि जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे मेरे साथ तो वहां पे इन सब चीजों को देखोगे कि वहां पे आप देखोगे कि जो सेठ साहूकार होते हैं, जो गांव के रिश्तेदार दोस्त होते हैं, आप महाजन वगैरह के पास जाओगे सूदखोरी के रूप में जब पैसा लेने, तो वो क्या करते हैं कि साहब मुझे 10,000 रुपए दे दीजिए, मेरे बिटिया की शादी है, कम पड़ रहे हैं पैसे, मैं 2 महीने बाद आपको ये पैसा रिटर्न कर दूंगा। आपने अच्छे खासे तरीके से गाँव के किसान को देखा, वो अपनी बिटिया की शादी का रहता है, विदाई का रहता है, 10,000 रुपये उधार लेता है। लेकिन अचानक जो है कि सेठ साहूकार का मन बदल गया, उसने कहा कि नहीं किसान भैया, रमेश भैया, आपने 10,000 रुपए नहीं लिए थे, आपने मुझसे लिए थे 35,000 रुपए, और अब मैं आपसे 5,000 रुपए ब्याज पे 40,000 रुपए लूंगा। अब आप प्रूफ करते रहो, क्योंकि आपने जब अपने गांव के सेठ साहूकार या रिश्तेदार से जब पैसे लिए दोस्त से, तो आपने उसको कहीं रिटर्न फॉर्म में नहीं दिया था कि मैं आपसे 10,000 रुपए ले रहा हूं और 2 महीने बाद आपको रिटर्न करूंगा 12,000 रुपए, 2,000 ब्याज के साथ। ऐसा कहीं भी रिटर्न फॉर्म में नहीं था, बल्कि आपका यहाँ पे शोषण हो गया। और अब आप प्रूफ करते रहो। वो कह रहा नहीं मैंने 35,000 रुपए दिए और तुमसे 40,000 रुपए लूंगा ब्याज के साथ, ये मेरा वादा था। और ऐसे में क्या हुआ, निश्चित नियम कानून है ही नहीं, कोई लिखित पढ़ाई लिखाई है ही नहीं यहाँ पे। और ऐसे लोग क्या होते हैं, आपके पूरे मनी को खा जाते हैं, अर्थात इसे हम मनी शार्क कहते हैं, मनी शार्क कहते हैं, जो पैसे को ही खा जाते हैं। और यहाँ पे क्या था, संगठित में आपका 10,000 रुपए निकला था एटीएम से, और आपने कहा एटीएम से निकलते 25,000 रुपए की चोरी हो गई। बैंक ने तुरंत प्रूफ कर दिया, भाई मेरे पास रिटर्न स्टेटमेंट है, मिनी स्टेटमेंट उठा के देखो, तुमने इतने बजे शाम को 10,000 रुपए निकाले थे, इससे ज्यादा कैसे हो जाएंगे तुम्हारे पास पैसे। समझ में आया बात। संगठित और असंगठित, तो कहां पर आपको जाना चाहिए, हमेशा संगठित बाजार में जाना चाहिए। अक्सर ऐसा भी होता होगा कि आपने कभी दोस्त यारों से 1,000 रुपए ले लिए उधार किसी वजह से, या रूम का रेंट देना है, या पैसे खत्म हो गए, मंथ एंड चल रहा है, आपने भी कहीं नहीं लिखा और आपके दोस्त ने भी कहीं नहीं लिखा उस चीज को, ना ही तो कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन था, बस आपने गए और अपने दोस्त से कैश ले लिया। अब उसका लिखित प्रमाण नहीं है, कल को आप कहोगे यार मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने तुमसे 1,000 रुपए लिए थे या 2,000 रुपए लिए थे, और आपका दोस्त अगर थोड़ी सी होशियारी कर जाए और वो कहते कि यार 1,000 2,000 नहीं, तुमने उससे 1,500 रुपए लिए थे, और आप हो सकता है मान भी जाओगे, कहोगे हाँ यार 1,500 दिए होंगे, ले तू अपने पैसे रिटर्न रख ले। क्यों? क्योंकि यहां पर जो दोस्त है उसने आपके साथ छल किया, धोखा किया। किस बात का, कि आपने कहीं पे रिटर्न फॉर्म में कुछ लिखा ही नहीं था। तो ये होता है असंगठित। तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है तरलता। लिक्विडिटी असल में कहते किसे, हालांकि ये एक कैश का रूप होता है, लेकिन लिक्विडिटी में और भी वर्ड आते हैं, समझना। एक ऐसी परिसंपत्ति यानी एसेट, ठीक है, जिसको नकदी के रूप में परिवर्तित किया जा सके और जिसमें न्यूनतम हानि हो और न्यूनतम समय लगे, यानी कम समय और कम नुकसान पर अगर मैं किसी परिसंपत्ति को, एसेट को कैश में परिवर्तित करा सकूं। एसेट क्या होता है, जो भी आपके पास संपत्ति होती है, चाहे वो चल संपत्ति हो, चल मतलब करेंसी वगैरह हो सकती है, या फिर वो आपकी अचल संपत्ति हो, जैसे जमीन वगैरह, घर वगैरह। ये रेगुलर तो नहीं बेचते खरीदते हो। अब जैसे आप देखोगे कि इनमें से कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कम हानि पर, कम नुकसान पर, कम समय में ही तुरंत ही जो है कि कैश में परिवर्तित हो जाए, उसे हम लिक्विडिटी कहते हैं। तो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किसकी होती है, कैश की। अगर आपके पास कैश ही रखा हुआ है तो आपका समय भी बच गया और आपकी हानि भी, नुकसान नहीं हुई, तो आपने कैश ले लिया। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपके पास गोल्ड है, आपकी जेब में 10 लाख रुपए का गोल्ड था और आप चाहते हो कि यार मुझे इस एसेट को कैश में बदलना है। अब एक गोल्ड के बिस्किट से आलू, प्याज, टमाटर, भिंडी तो नहीं खरीद सकते ना, वो तो 10 लाख का है। भाई दुकानदार भी कहेगा सर मुझे ये गोल्ड का बिस्किट नहीं चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। तो आप कहोगे यार मैं इस पैसे को कहां से लाऊं। अच्छा मेरे पास गोल्ड का बिस्किट है, मैं इसको जो है कि किसी सुनार की दुकान पे जाके बेच के और 10 लाख रुपए ले लेता हूं। समझना मेरी बात को। तो इसमें आपको कुछ समय भी लगेगा, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 1 दिन, 2 दिन भी लग सकता है, क्योंकि सुनार भी कहेगा यार आपके पास गोल्ड का बिस्किट कहां से आ गया, कहीं चोरी तो नहीं किया आपने। दूसरा, आपका नुकसान भी तो इसमें कुछ ना कुछ होगा। सुनार आपको 10 लाख रुपए थोड़ी देगा, कहेगा भैया मैं इसके 9.5 लाख रुपए दूंगा, 50,000 रुपए मैं अपना कमीशन रखूंगा या प्रोसेसिंग फीस रखूंगा। आप कहोगे ठीक है यार चल, मुझे 50,000 रुपए का नुकसान हो रहा है और 1 दिन मेरा फालतू चला गया, तो मेरे को 9.5 लाख रुपए दे दे। पहली चीज। इससे भी ज्यादा समय किसमें लगेगा, प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी में नुकसान भी होगा। आपने मान लो आज 1 करोड़ रुपए का एक घर खरीद लिया, आपको क्या लगता है आप कल ही बेच दोगे क्या? कल बेचने भी अगर चलोगे ना मार्केट में, तो 1 महीने का लगेगा कम से कम उसको ग्राहक देखने के लिए, खरीदने के लिए कोई खरीदार मिलने में 1 महीने का समय लग जाएगा। प्लस कोई जरूरी नहीं है कि उसमें 1 करोड़ रुपए का ही बिकेगा, हो सकता है वो घर आपका 70 लाख रुपए में ही बिके। कोई खरीदने वाला कहेगा भाई तुमने अभी 1 महीने पहले ही तो लिया, कोई तो बात होगी इस घर में, इसलिए तुम मुझे बेच रहे हो 1 करोड़ रुपए में और 70 लाख रुपए में दूंगा। तो यहाँ पे आपका समय भी ज्यादा लगा और 30 लाख का नुकसान भी हो गया। तो लिक्विडिटी सबसे ज्यादा किसकी है, कैश की, जो जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो रहा है। सेकंड नंबर पे गोल्ड, थर्ड नंबर पे प्रॉपर्टी। इस तरीके से बॉन्ड भी आता है, यहाँ पे एक सिक्योरिटी भी आती है।
ध्यान से समझना, सिक्योरिटी बॉन्ड भी आता है जो मैं आगे आपको बताऊंगा, प्रतिभूति जिसे हम कहते हैं, सिक्योरिटी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या बात आती है कि जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है, पहली चीज इसमें जो है कि हानि बहुत कम होती है। मतलब आप अगर 20,000 रुपए की कोई सिक्योरिटी ले रहे हो तो आपको 21,000 रुपए मिलेगा, 22,000 मिलेगा, 25,000 मिलेगा, लेकिन 19,000 नहीं मिलेगा, नुकसान नहीं हुआ। हाँ, इसमें समय का एक लंबा समय लगता है। आपने एक सिक्योरिटी खरीदी और 1 साल के लिए सिक्योरिटी खरीदी थी 1 लाख रुपए की मान लो, और हो सकता है आपको 1 साल बाद आपने उसका समय तो इंतजार किया ना, तब आप 1 साल बाद उसको भुनाओगे तो 1,10,000 रुपए मिल गया, आपको 1,15,000 मिल गया। लेकिन अगर आपको इमरजेंसी में सिक्योरिटी 3 महीने में ही वापस करनी हो बैंक को, और भाई मुझे पैसा चाहिए, तो बैंक कहेगा कि देख भाई तूने 3 महीने का समय तो ले लिया, अब 1 लाख रुपए में 1 लाख रुपए नहीं दूंगा, हो सकता है तुझे मैं 90,000 रुपए दूंगा, तो 10,000 रुपए का नुकसान हुआ ना। तो प्रॉपर्टी की अपेक्षा अगर देखा जाए तो नुकसान भी कम है और समय भी कम है, तो इस वजह से सिक्योरिटी 3rd नंबर पे आ जाती है। तो लिक्विडिटी का मतलब समझ में आ गया कि किसी भी चीज को आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसमें कम नुकसान हो, कम समय लगे, वही सबसे अधिक लिक्विड माना जाता है, वही सबसे अधिक लिक्विड माना जाता है। तो क्रम वाइज देखें तो कैश, फिर गोल्ड, फिर यहाँ पे सिक्योरिटी या बॉन्ड आ सकते हैं, फिर प्रॉपर्टी आती है। अब बात करेंगे हम आरबीआई की। मैंने कहा था कि आज के लेक्चर में आप पहली बार आरबीआई के बारे में सुनोगे, पहली बार का मतलब आज हमारे नोट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ बेसिक चीजों को समझ लेते हैं आरबीआई के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो क्या है भाई रिजर्व बैंक इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये कब अस्तित्व में आया, कब इसका गठन हुआ, क्या इसकी कार्यप्रणाली होती है, कैसे इसकी गवर्निंग बॉडी काम करती है, इन सब चीजों से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जब विदेशी लोग थे, मतलब कि जब अंग्रेजों का शासन था, तो उन्होंने क्या किया कि कुछ बैंकों को स्टैब्लिश किया था। वो जितना भी प्रॉफिट कमा रहे थे, उस प्रॉफिट को और प्रॉफिट के रूप में बदलना चाह रहे थे, या अपने पैसे को बचत के रूप में रखना चाह रहे थे। तो उन्होंने देखा कि कोई बैंकिंग संस्था नहीं है भारत में, यहाँ पे क्या सेठ साहूकार लोग हैं, महाजन लोग हैं, सूदखोर हैं, जो पहले से चले आ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री से, मिडिवल हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से। इनको अगर हम पैसा देंगे तो ये सब बेईमानी कर जाएंगे। 5,000 रुपए देंगे, कहेंगे आपने 21,000 रुपए दिया, 10,000 इनसे ले लो, ये कहेंगे हमने 40,000 रुपए दिया। तो ऐसे में यहाँ पे कुछ रेगुलेशन है नहीं, नियम है नहीं, इन लोगों के पास भरोसा नहीं है, ये बनिया आदमी है और इनके पास भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने क्या किया, एक बैंकिंग व्यवस्था शुरू की। और ये बैंकिंग व्यवस्था कहां पे शुरू की गई थी, ये बैंकिंग व्यवस्था कलकत्ता प्रेसिडेंसी में शुरू की गई, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में शुरू की गई और मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक में। यानी तीनों प्रेसिडेंसी जो कि 1773 के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट में रेगुलेट की जाती थी। तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी बंगाल में आई, बंबई प्रेसिडेंसी महाराष्ट्र में और मद्रास प्रेसिडेंसी तमिलनाडु में। इन तीनों ही प्रेसिडेंसियों में 3 अलग अलग बैंक खोल दिए गए थे। लेकिन जब ये देखा गया कि नेशनल लेवल पर, भारतीय स्तर पे हमें मुद्रा का जो है कि सही तरीके से रेगुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया, आगे चल के एक इंपीरियल बैंक के नाम से इसको स्टैब्लिश किया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान देना, अभी यहाँ पे प्रेसिडेंसी के नाम है कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, लेकिन अंग्रेजों को पूरे भारत के स्तर पे एक बैंक कैसा चाहिए था जो पूरे भारत की चीजों को रेगुलेट करे, इसलिए इन्होंने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया। क्या नाम दिया, इंडिया। और ये 1921 में स्टैब्लिश किया, जिसमें ये कहा गया कि एक तो मुद्रा जारी करे हमें, और दूसरा ये बैंकों को नियमित करे। बैंकों को नियमित करने का मतलब यहाँ पे था कि जो देसी बैंकर हैं, जो सेठ साहूकार महाजन हैं, इनको भी रेगुलेट करे और जरूरत पड़ने पे एक करेंसी को भी जारी करे। तो ये चीजें वो अपने देश से सीख के आए थे। तो इन्होंने कहा ठीक है, हम एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में स्टैब्लिश करते हैं। लेकिन समय की डिमांड ने और भी इसमें परिवर्तन करना चाहा। समय की डिमांड ये थी कि और भी एक सख्त बैंक बनाया जाए। तो इसके लिए एक रॉयल कमीशन, जो कि हिल्टन यंग इसके अध्यक्ष थे, इनके नेतृत्व में एक शाही कमीशन भी कई बार पूछा जाता है इकोनॉमिक्स में कि शाही कमीशन का गठन कब हुआ। तो इनका गठन किया गया 1934 के आसपास। जब इनका गठन किया गया तो इन्होंने एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से एक अधिनियम पेश किया 1 अप्रैल मतलब 1934 के नाम से। तो आरबीआई एक्ट 1934 स्टैब्लिश किया, और जिसके तहत 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो ध्यान से समझना, जब भी आप पढ़ते हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हालांकि इसका अगर वंशज देखा जाए तो कलकत्ता, बंबई, मद्रास प्रेसिडेंसी ही है या इंपीरियल बैंक ही थे, लेकिन आरबीआई के नाम से जब इसको स्टैब्लिश किया गया तो 1 अप्रैल 1935 में किया गया, जिसके लिए हिल्टन यंग अध्यक्ष थे। रॉयल कमीशन स्टैब्लिश किया गया, और उसी दौरान पहले गवर्नर बनाए गए थे ओसबॉर्न स्मिथ को। किसको बनाया गया था, ओसबॉर्न स्मिथ को पहला गवर्नर बनाया गया था।
क्लियर है। और इसके बाद अगर आप यहाँ पर एक पॉइंट और देखोगे कि उस समय इसका मुख्यालय कलकत्ता में स्टैब्लिश किया गया, क्योंकि आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा मेंस की आंसर राइटिंग में, कि बंगाल में ही सबसे अधिक इन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। फिर चाहे वो प्लासी का युद्ध हो या फिर वो बक्सर का युद्ध हो, या फिर बंगाल में ही इन्होंने सबसे अधिक पैसा कमाया और बंगाल से ही पूरे भारत पे इन्होंने अधिकार भी किया, पूरे भारत में इन्होंने शासन भी किया। और इसलिए इन्होंने अपने आरबीआई, क्योंकि कहते हैं ना कि किसी भी देश को शक्तिशाली अगर होना है या किसी भी व्यक्ति को शक्तिशाली होना है तो जिसके पास फाइनेंस रहेगा, जिसके पास वित्त का मामला रहेगा, पैसों का मामला, वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। वो कहते हैं ना, दोस्त ना बड़ा, ना दोस्त बड़ा, ना भैया बड़ा, सबसे बड़ा रुपया, यानी रुपया ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसलिए इन्होंने अपने पास कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर खोला और 1937 में 2 साल बाद ही इन्होंने मुंबई में स्टैब्लिश कर दिया। हालांकि बंबई में भी इनकी प्रेसिडेंसी थी तो मुंबई में स्थानांतरित कर दिया। और उसके बाद जब भारत आजाद हो जाता है, मतलब 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद इन्होंने 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया। और उस समय जो पहले भारतीय गवर्नर बने थे वो बने थे सीडी देशमुख, जो महाराष्ट्र से ही संबंधित थे, सीडी देशमुख। हालांकि आरबीआई के पहले गवर्नर तो ओसबॉर्न स्मिथ होंगे, लेकिन पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। अच्छा, एकमात्र गवर्नर जनरल जो बाद में प्रधानमंत्री भी बनते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह। हालांकि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो मुझसे बड़े होंगे, जो सीनियर होंगे, जो इस लेक्चर को सुन रहे होंगे, उन्होंने शायद अपने जीवन काल में मनमोहन सिंह के साइन वाले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के करेंसी को देखा होगा। आज आप लोग किसको देखते हो? शक्तिकांत दास को देखते हो, या वाई वी रेड्डी के देख सकते हो, विमल जालान के देख सकते हो, ठीक है, या रघुराम राजन जी के भी देख सकते हो। उर्जित पटेल के नोट देखोगे, नोटों पे साइन होते हैं ना गवर्नर के। लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो कम एज के होंगे, अभी जो ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या ग्रेजुएशन पास आउट हुए होंगे, उन्होंने शायद मनमोहन सिंह के साइन किए हुए नोट को नहीं देखा होगा। हालांकि मैंने देखा, मैंने यूज भी किया है। तो ये एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल थे आरबीआई के गवर्नर जो बाद में प्रधानमंत्री भी बनते हैं। अब यहां पर बात आती है कि भाई ये सारी चीजें तो ठीक थी, चलो आरबीआई एक्ट बन गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का क्या हुआ? भाई इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का आजादी के बाद नाम चेंज कर दिया गया और 1955 में इसका नाम एसबीआई कर दिया गया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो पुराना नाम फिर क्या बनेगा? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनेगा। क्लियर है यहाँ पे? अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि जो एसबीआई नाम रखा गया ये किस कमेटी के कहने पर रखा गया? तो एक कमेटी थी गोरेवाला समिति के नाम से, ठीक है, गोरेवाला समिति, जिसको 1954 में शायद एस्टैब्लिश किया गया था, मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा है, 1953 होगा या 1954। इसने सुझाव दिया कि इंपीरियल बैंक का ही नाम अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया जाए, तो उसके बेंच पे हो गया। अब यहाँ पे हम आरबीआई की संरचना की बात करेंगे। आरबीआई की संरचना कुछ इस तरीके से पिरामिड अनुसार होती है, पिरामिड के अनुसार होती है, आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखोगे कि सबसे शीर्ष में जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है या सबसे टॉप पर जो गवर्निंग बॉडी होती है उसमें एक गवर्नर होता है। उस गवर्नर का जो अधिकतम कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है। पहले उसे 3 वर्ष के लिए चुना जाता है और फिर उसके बाद 2 वर्ष के लिए उसे पुनर्नियुक्त कर दिया जाता है। पुनर्नियुक्त जैसे उर्जित पटेल को किया गया, शक्तिकांत दास जी को किया गया। तो आप देखोगे कि गवर्नर कौन होता है? जो केंद्र सरकार के द्वारा अपॉइंट किया था 5 साल के कार्यकाल के। इसमें साथ में 4 डिप्टी गवर्नर भी तैयार मतलब कि अपॉइंट किए जाते हैं। और इसमें पहली एक महिला जो अपॉइंट की गई थी, सीजे उदेसी नाम था उनका। आगे देखोगे इसमें 10 डायरेक्टर भी होते हैं जो सरकार के द्वारा नामित होते हैं, सरकार के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। और इसके 4 निदेशक, जो ध्यान देना, 4 निदेशक क्षेत्रीय बोर्ड भी होते हैं, क्षेत्रीय बोर्ड से भी आते हैं। रीजनल बोर्ड आरबीआई के कहाँ का है? एक तो दिल्ली में है, एक मुंबई में है, एक कोलकाता में है और एक चेन्नई में। देखोगे तो ये चारों महानगरों में ही स्टैब्लिश है। कहाँ पे? चारों महानगरों में ही 4 डायरेक्टर्स यहाँ से भी आते हैं क्षेत्रीय बोर्ड में। और 2 सरकार के द्वारा नामित होते हैं जो कि वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि होते हैं। तो इस तरीके से आरबीआई में गवर्निंग बॉडी इस तरीके से काम करती है। कौन कौन लोग शामिल हो गए? अच्छा, दूसरी कंडीशन ये है कि आरबीआई की न्यूनतम 6 बैठकें होनी जरूरी है। अर्थात कि 6 बैठकें जो है कि होती हैं, एक तिमाही में कम से कम 1 बैठक तो जरूर होनी चाहिए। अगर एक तिमाही में 1 बैठक हो रही है तो आप देखोगे कि 12 महीनों में कितनी तिमाही बनेगी? 4 तिमाही, और 4 तिमाही में 4 बैठकें होती हैं। लेकिन वर्तमान में न्यूनतम 6 बैठकें जरूर होती हैं। और ये जो है कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जो कि 4 क्षेत्रीय यानी कि जोनल इसके क्षेत्र होते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आरबीआई के काम क्या होते हैं। तो यहां तक तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी और एक एक क्रम वाइज हम लोग सारी चीजों को समझ रहे हैं, क्योंकि यही सारे प्रश्न आपके स्टेट पीसीएस में भी आते हैं। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर को भी आप उठा के देखोगे तो वहां पर भी आपको यही सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। और आज शाम से मैं यूपीएससी की विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज को शुरू करने वाला हूं, जो रेगुलर रहेगी और आपकी जब 16 जून तक एग्जाम है लगातार चलती रहेगी, जिससे आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो और चीजों को और अच्छी तरीके से समझ सकते हो।
तो अगर मैं आरबीआई के कार्यों की बात करूं तो ये दो कैटेगरी में कार्य करता है। एक तो होता है एक केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है, सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य करता है। दूसरी इसकी भूमिका होती है डेवलपमेंट कार्य के रूप में, डेवलपमेंट कार्य के रूप में। लेकिन इसका जो प्राइमरी वर्क होता है वो केंद्रीय बैंक के रूप में होता है, ठीक है, और जो कि एक तरीके से बाध्यकारी भी होता है। पहली चीज, केंद्रीय बैंक के रूप में क्या कार्य कर सकता है? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है कि नहीं लिखा होता? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या भारतीय रिजर्व बैंक भी लिख सकते हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंग्लिश में होता है, हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक होता है। इसका मतलब क्या है कि ये कागजी मुद्रा जारी करता है। उस मुद्रा, उस करेंसी जो आपकी जेब में है, 1000, 500, 200, 50 रुपए की जो नोट है, उस पर लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक, अर्थात उसे जारी कौन कर रहा है? कागजी मुद्रा को आरबीआई जारी कर रहा है। लेकिन कोई भी मुद्रा जारी करने से पहले उसके पास एक न्यूनतम रिजर्व कोटा होना चाहिए, लगभग 200 करोड़ रुपए का। उसमें 115 करोड़ रुपए का गोल्ड होना चाहिए और 85 करोड़ रुपए की फॉरेन करेंसी होनी चाहिए। चाहे वो फॉरेन करेंसी में आप डॉलर देख सकते हो, युआन देख सकते हो, रेनमिनबी जिसे कहते हैं पाउंड कर सकते हो, और येन कह सकते हो, जो भी आप देखना चाहो, यूरो को भी देख सकते हो। तो ये तरीके होते हैं। अब जैसे 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने अचानक भाषण दिया रात में 8 बजे कि आज से पुराने नोट बंद कर दिए थे, 500, 1000 रुपए के। तो आरबीआई के पास एक चुनौती थी कि मुझे 500 रुपए के नए नोट पब्लिश करने हैं और 1000 रुपए की जगह 2000 रुपए के नोट नए पब्लिश कर रहे हैं। कितने नोट में छाप दूं? आरबीआई के पास एक समस्या थी, वो कितने नोट छापेगी? क्या वो 1 लाख नोट छाप दे, 5 करोड़ नोट छाप दे, 10 करोड़ नोट छाप दे, या सभी को एक एक नोट प्रोवाइड करा दिया जाए, हर एक व्यक्ति को 140 करोड़ नोट छाप दे? तो ये ऐसे मनमर्जी नहीं होता है कि बस आए कुछ भी। उसके लिए आरबीआई ने पहले अपना न्यूनतम रिजर्व कोटा देखा कि उसके पास क्या 115 करोड़ गोल्ड है, 115 करोड़ रुपए का गोल्ड, और 85 करोड़ रुपए की फॉरेन करेंसी है कि नहीं। जब ये दोनों ही चीजें अप्रूव्ड हो गई, तब उसने भारत सरकार के सचिवों के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा और अपनी गवर्निंग बॉडी के सलाह पर कुछ एक एस्टिमेट आंकड़ा तैयार किया था कि भाई इतने करोड़ करेंसी हमें छापनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? दूसरा, ये बैंकों का नियमन करता है। अभी आप देखोगे कि पेटीएम बैंक को जो है कि रेगुलेट कर रहा था, अभी इसने जो है कि पेटीएम बैंक को लाइसेंस रद्द कर दिया। दूसरा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पीएनबी, यानी जितने भी सरकारी बैंक हो, कमर्शियल बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, निजी बैंक हो, ग्रामीण बैंक हो, सभी को रेगुलेट करता है। परंतु उनके लिए एक नया अधिनियम प्रयोग किया जाता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसमें जो जो प्रावधान लिखे गए हैं वो हर प्रकार के वाणिज्यिक बैंक हो, अधिसूचित बैंक हो, ग्रामीण बैंक हो, क्षेत्रीय बैंक, सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, सभी पर ये नियम लागू होते हैं। पेटीएम पर भी यही नियम लागू हुआ। लेकिन अगर आरबीआई में कोई चेंजेस करना होता है तो उसके लिए आप आरबीआई एक्ट को चेंजेस करते हो। किसको चेंज करते हो? आरबीआई एक्ट को, जो कब आया था? 1934 में। लेकिन आरबीआई अगर कोई प्रोविजन लगाती है, कोई प्रावधान तय करती है दूसरे बैंकों के लिए जो कमर्शियल बैंक होते हैं, तो उसके लिए 1949 एक्ट का प्रयोग करती है। दूसरा, अगर आप देखोगे तो ये बैंकों का बैंकर है। भाई आपका बैंकर कौन हुआ? एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक, आईसीआईसी, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, किसी में भी आप पैसा जमा कर सकते हो। लेकिन बैंकों के पास भी तो बहुत सारा पैसा हो जाता है, वो कहाँ पे जमा करें? तो वो आरबीआई के पास जमा करते हैं। जरूरत पड़ने पे वो आरबीआई से ऋण भी लेते हैं। आप तो जाके बैंक से ऋण ले लेते हो, लोन ले लेते हो, लेकिन अगर उन बैंक को कोई संकट आ गया जिनसे आप लोन ले रहे हो, तो वो किससे लोन लेंगे? वो आरबीआई से लेंगे। और जरूरत पड़ने पर वो आरबीआई के द्वारा मौद्रिक विषयों पर भी परामर्श करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी पे। दूसरा, अगर हम देखें तो ये सरकार का बैंकर भी होता है, और ये स्टेटमेंट कई बार आता है। जो सरकार का भी पैसा होता है, केंद्र सरकार का हो चाहे वो राज्य सरकार का हो, ये अपना पैसा आरबीआई के पास रिजर्व रखती है। आपने सुना होगा, एक साल पहले एक बहुत न्यूज चर्चा में थी कि मोदी सरकार को ऐसा भी करना पड़ गया कि अपना जितना भी पैसा रिजर्व था आरबीआई के पास, वो सारा पैसा इसने वापस मांग लिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं रह गए हैं, राजकोषीय घाटा बढ़ गया है, हमें जनता के कल्याण के लिए या अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आरबीआई से पैसे चाहिए, और हम आरबीआई से कोई उधार नहीं मांग रहे बल्कि अपना पैसा ही वापस मांग रहे हैं। और ये इसलिए न्यूज बन गई चर्चा में कि पिछले 70 साल में किसी भी सरकार ने अपने रिजर्व पैसे को आरबीआई से वापस नहीं मांगा था। इसका मतलब है कि सरकार की क्रेडिबिलिटी गिर रही थी, सरकार के पास आर्थिक चुनौतियां आ रही थी, और इस वजह से ये मुद्दा बन गया कि आखिर सरकार ने अपने सारे पैसे को कहां खर्च कर दिया बेफिजूल में कि उसे आरबीआई से पैसा मांगना पड़ रहा है। राज्य सरकार का भी पैसा यहीं पे रहता है। वहीं विदेशी विनिमय बाजार का भी रेगुलेशन करती है, फॉरेन जो करेंसीज होती है उनको रेगुलेट करती है, लाइसेंस जारी करती है। नए नए बैंक अगर आप खोलना चाह रहे हो, एसबीआई खोलोगे, पीएनबी, कोई भी अगर आप बैंक खोलना चाहते हो किसी क्षेत्र में, किसी गांव में, किसी नगर में या किसी जिले में कोई नई ब्रांच खोलना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा और आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ेगा।
साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व भी किया जाता है। इसलिए आप अक्सर सुनोगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जब भी बैठक होती है वार्षिक रूप में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, वहां पे वित्त मंत्रालय से भी लोग जाते हैं और केंद्रीय बैंक के गवर्नर भी जाते हैं। दुनिया के जितने भी केंद्रीय बैंक हैं, चाहे वो आपका यूएस का केंद्रीय बैंक हो, यूके का हो, चाइना का हो, भारत का हो, तो भारत के भी केंद्रीय बैंक के गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, इससे पहले उर्जित पटेल थे। तो ये लोग भारतीय वित्त मंत्रालय के साथ भी वहां पे जाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था की तरफ से आए हैं। दूसरा, मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा भी करते हैं। हर 2 महीने पे रिपोर्ट आती है मॉनेटरी पॉलिसी की, हर 3 महीने पे भी आती है। और यहाँ पे कुछ आरबीआई के फैक्ट है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, कुछ खास नहीं है, बस मैंने लिख दिया था। और यहाँ पे विकासात्मक कार्य के रूप में क्या कर सकते हैं? अच्छा, जो अभी मैंने केंद्रीय बैंक के कार्य बताए ना, ये सारे कार्य जो हैं हर बैंक पे अप्लाई होते हैं। जितने भी आप बैंक देखते हो, जिनमें भी आपका खाता है, इसमें बाध्यकारी होता है। लेकिन विकासात्मक जो कार्य है वो किसी बैंक पे बाध्यकारी नहीं होता, लेकिन एक आइडियल के रूप में होता है। जैसे वित्तीय व्यवस्था का आधुनिकीकरण करना। अब आधुनिकीकरण के लिए क्या होता है? जैम का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी खातों में क्या हो रहा है? जनधन अकाउंट खोला जा रहा है, उसको आधार से लिंक किया जा रहा है और उसको मोबाइल नंबर से कनेक्ट किया जा रहा है, जिससे डीबीटी का बेनिफिट डायरेक्ट मिल सके, लोगों को मोबाइल पे मैसेज आ जाए। डीबीटी भी जो है कि अप्लाई की जा रही है, डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर। इस तरीके के नए नए पैटर्न अपनाए जा रहे हैं, जिससे वित्तीय व्यवस्था का आधुनिकीकरण हो रहा है। वहीं वित्तीय समावेशन के लिए भी प्रोत्साहन दिया जाता है। नए नए प्रकार के जो है कि अकाउंट खोलने की बात होती है, चाहे वो जनधन खाता हो, जीरो अकाउंट हो जाए, चाहे वो आधार कार्ड से खाता खुल जाए, इस तरीके की। वहीं बचत को निवेश में परिवर्तित करने के लिए भी लगातार प्रयास किया जाता है, और ये चीजें मैंने अभी पहले ही बता दी आपको। साथ ही साथ वित्तीय साक्षरता को भी बढ़ावा दिया जाता है। बहुत सारे लोग, इवन कि आप में से भी बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि आहरण करना, आहरण करने का मतलब क्या होता है? आप जब जाते हो बैंक में पैसा जमा करने या बैंक में पैसा निकालने जाते हो तो एक फॉर्म भरते हो, उसमें लिखा होता है कि आहरण, नगदी आहरण। नगदी आहरण का मतलब होता है कैश को आप बैंक से लेना चाहते हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जो शहरी क्षेत्र के भी हैं, लेकिन उन्हें फाइनेंशियली रूप से कोई लिटरेसी नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि वित्तीय साक्षरता के रूप में कि मुझे बैंक में कौन कौन सी प्रणाली जाननी चाहिए। बहुत सारे लोगों को क्रेडिट कार्ड के बारे में नहीं पता है, और डेबिट कार्ड के बारे में नहीं पता है, म्यूचुअल फंड्स के बारे में नहीं पता। बहुत सारे बैंकिंग ऐसी गतिविधि हैं जिसके बारे में उन्हें नहीं पता होता है। तो ये सारी साक्षरता बढ़ाने के लिए आरबीआई लगातार समय समय पे कोई ना कोई पोर्टल लॉन्च करता है, एप्लीकेशन तैयार करता है, प्रोजेक्ट तैयार करता है, कुछ इनोवेशन कार्यक्रम करता है। बैंकों में जो है कि जगह जगह जो है कि किसान वृद्धि समृद्धि हो गया, सुकन्या योजना हो गई, या किसानों की आय दुगनी करने के लिए अलग अलग जो है कि प्रोजेक्ट्स आपको बैंकों में देखने को मिलते हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी कल्याण के लिए होती है। साथ ही जितने भी बैंकों में फ्रॉड हो रहा है करेंसी को लेके, पैसे को लेके, लगातार आरबीआई और बैंक क्या करते हैं? आपको वीडियो कॉल बताते हैं, ऑडियो कॉल, मैसेजेस आते हैं कि बैंक के कर्मचारी कभी भी आपकी गोपनीयता या प्राइवेसी जानकारी नहीं मांगते। ओटीपी, पिन, सीवीवी, कार्ड नंबर, ये कभी बैंक का कर्मचारी नहीं मांगता है। इसलिए अपने पैसे की सुरक्षा आपको स्वयं करनी है, किसी के साथ इन सब चीजों को शेयर मत करिए। तो ये सब क्या है? ये सब बैंकों के द्वारा वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जो कि आरबीआई के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये थी आज का हमारा लेक्चर, जो काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और कल हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज शुरू करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।